ओके, सो वी डिस्कस्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, यहाँ तक डिस्कस कर लिया था हमने। तो आज आप डाउट्स क्लास के बाद पूछना, ठीक है। राशनिंग वी हैव डिस्कस, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वी हैव डिस्कस। ये आपको बोला था मैंने, खुद से पढ़ लीजिएगा आप। कुछ नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है कि क्यों शुरू किया गया क्या। ये टारगेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर पेपर, ये आपको आना चाहिए। ये टारगेट्स आने चाहिए। तो उसमें एक ये रिन्यूएबल एनर्जी है। बाकी अब आपको पता है पीएसएल होता क्या है। तो अगर कहीं न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ो, कोई नई चीज ऐड हुई है तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि पीएसएल में ये चीज नहीं ऐड हुई है। ठीक है, वो होती रहती है, गवर्नमेंट कर देती है। पीएसएल सर्टिफिकेट अभी हम देखेंगे, उससे पहले देखते हैं कि पीएसएल टारगेट्स अगर फुलफिल नहीं होते तो व्हाट विल हैपन। ठीक है, ये एक ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पीएसएल टारगेट्स अगर आपके पूरे नहीं होते तो दो केस बनते हैं। दो केस कौन कौन से बनते हैं आपके? सिंपल सा है, आपको पेपर में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है, मैंने आपको बोला था इसमें पब्लिक भी आते हैं प्राइवेट भी आते हैं, प्लस फॉरेन बैंक। ठीक है, कौन से फॉरेन बैंक? जिनकी इंडिया में 20 या 20 से ज्यादा ब्रांच है। ओके, फॉरेन बैंक तो बाहर के हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी ब्रांचेस खोलते हैं। अगर इन्होंने अपना 40% का टारगेट पूरा नहीं किया, तो मान लो इन्होंने 40% में से सिर्फ, कोई भी बैंक है उसने 40% में से सिर्फ 30% का टारगेट पूरा किया, तो बाकी का जो 10% है वो इन्हें एक फंड में जमा कराना पड़ता है जिसे कहते हैं रिड्स, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब तो आपको पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज बनाना, ठीक है, जिससे लोगों की लाइफ आसान हो सके। ठीक है, और लोगों को स्किल मिल सके, एजुकेशन, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके क्या आ जाएंगे? रोड्स आ जाएंगे, स्कूल्स आ गए, कॉलेजेस आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, या हाउसिंग वगैरह। ठीक है, तो जो आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट में हम क्या बात करते हैं? यही तो बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए, अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, मतलब एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, ये सब। तो वो पैसा जो होगा ना, ये रिड्स में जो पैसा आया आपका, रिड्स वाला पैसा ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं, ये फंड है, तो फंड को कोई मैनेज भी करता होगा। ठीक है, इस फंड में पैसा पड़ा है तो अपने आप उठ के तो जाएगा नहीं इस गाँव में, किसको कितना देना है, तो वो मैनेज कौन करता है? इसको नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड जो है ना, ये इस फंड को मैनेज करता है कि किसको कितना पैसा यहाँ से फंड में, रूरल में कितना देना है, हॉस्पिटल के लिए कितना देना है, ठीक है, किस गांव को कितना देना है। ठीक है, नाबार्ड जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं। अब नाबार्ड जो है, नाबार्ड इज ए काइंड ऑफ एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एनबीएफआई, एनबीएफआई में आपके दो तीन तीन आते हैं। देखो एनबीएफआई आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना याद रखो, एनबीएफआई में तीन आते हैं।
एक आते हैं आपके, सबसे पहले आपके आते हैं प्राइमरी डीलर्स, जिन्हें हम पीडी बोलते हैं, प्राइमरी डीलर्स। सेकंड आपके आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और थर्ड आते हैं आपके आई5, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाबार्ड इज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाबार्ड के अलावा और इसमें कौन कौन से आते हैं? सिडबी आता है, ठीक है, एक एनएचबी आता है, नेशनल हाउसिंग बैंक, और एक आपका आता है एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो चार आपके पास ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या काम करते हैं, क्या जरूरत है। तो आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये चारों जो है, नाबार्ड प्लस ये तीनों, ये चारों के चारों आपके है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि लोन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन बैंक नहीं। आप सिडबी में जाके खाता नहीं खोल सकते, आप एनएचबी में जाके खाता नहीं खोल सकते, आप एक्सिम बैंक में जाके खाता नहीं खोल सकते, सेविंग करंट अकाउंट नहीं चलता है। ऐसे नाबार्ड में भी आप जाके खाता नहीं खोल सकते, ना आपको ये चेक वगैरह दे सकते। जैसे आपका आरबीआई है ना, आरबीआई सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, लेकिन आरबीआई ने जो आपके रूरल बैंक्स है उनको रेगुलेट करने का काम किसको दे रखा है? नाबार्ड। जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ये स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है। तो नाबार्ड आपका एक तरह से सीएम है, रूरल बैंक्स को करता है रेगुलेट, और आपका आरबीआई। लेकिन ओवरऑल नाबार्ड को भी कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। ठीक है, जब हम आगे बैंकिंग देखेंगे तो ये चारों हम डिटेल में पढ़ेंगे, कब बना था, क्यों बना था, क्या इसका वो था ऑब्जेक्टिव था। अभी के लिए आप इतना याद रखो, रिड्स में पैसा जाता है तो उसको मैनेज कौन करता है? नाबार्ड मैनेज करता है, और वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया? आपकी ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब अगर दूसरा आपका, एक एक तो ये आ गया आपको समझ में, लेकिन कुछ फॉरेन बैंक्स ऐसे हैं जिनकी ब्रांचेज 20 से कम, तो उनका पैसा, अगर उन्होंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया पीएसएल वाला, ठीक है, तो उनका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किस में जाता है? एससीडीएफ में। स्मॉल एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड, आगे फुल फॉर्म लिखी हुई है आपकी स्लाइड में, तो यहाँ से लिख रहा हूँ। इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है सिडबी। तो यहाँ पे वर्ड है स्मॉल एंटरप्राइजेज। स्मॉल एंटरप्राइजेज का मतलब छोटी मोटी इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है। और आपको पता है सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज। देखो नाबार्ड में देखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट का काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एग्रीकल्चर वाला काम करता है, ठीक है, उसके लिए लोन देता है, कहीं पे कैनाल वगैरह बनानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको स्मॉल इंडस्ट्री दिख रहा है, और इसकी फुल फॉर्म भी क्या है? स्मॉल एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड। तो नाम से ही पता चल रहा है किसको मिलेगा? इंडस्ट्रीज को लोन मिलेगा, छोटी वाली जो है, ठीक है। तो दोनों केसेस में आप देख रहे हो, दोनों केसेस में जो ज्यादातर पैसा मिल रहा है वो उसके बाद भी किसको जा रहा है? पीएसएल को जा रहा है। यानी जो आपके फंड में शॉर्टेज रह गई, ठीक है, आप पूरा अपना पीएसएल टारगेट पूरा नहीं कर पाए, तो उतना ही पैसा आपको रिड्स में या एचसीडीएफ में देना पड़ता है। वो पैसा भी ऐसा नहीं है कि किसी बड़े बिजनेसमैन को दे देते हैं, वो पैसा भी किसके लिए यूज हो रहा है? वो हो रहा है आपका पीएसएल के लिए। तो आप अगर देखोगे तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि यहाँ पे पैसा किसमें जा रहा है? रिड्स में। रिड्स को कौन मैनेज करता है? नाबार्ड। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, हु मैनेजेस रिड्स। तो प्रीलिम्स के लिए हु मैनेजेस रिड्स? नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड क्या है आपका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हु मैनेजेज एससीडीएफ? एससीडीएफ इज मैनेज्ड बाय सिडबी। कोई आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पे इतने बैंक का पैसा क्या हो गया, क्या हुआ, क्या नहीं, यहाँ से इतना डीप में नहीं जाएगा वो कभी। ये तो आपको पता होना चाहिए बस आपके पेपर के लिए। अदरवाइज क्वेश्चन ये आएगा, हु मैनेजेस रिड एंड हु मैनेजेस एससीडीएफ। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका, लिख लेना आप स्क्रीनशॉट। सब आपके स्लाइड में लिखा है, बस ये देखिए स्लाइड, ठीक है। स्लाइड पढ़िए आप पहले, अभी इसमें और चीजें भी हैं, पहले आप स्लाइड पढ़िए। रिमेनिंग अमाउंट विल गो टू रेट। ओके,
नाबार्ड मैनेजेस रिस्क, ठीक है। अब नाबार्ड मैनेज तो करता है, लेकिन ये पैसा तो बैंक का है ना, तो नाबार्ड इंटरेस्ट पे करेगा किसको? बैंक को। एक तरह से ये किसका पैसा है? बैंक का पैसा है, ठीक है। लेकिन बैंक को नाबार्ड पे तो करेगा इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक से आप लोन लो, मैं लोन लूं, कोई भी लोन ले, उसको पे करना है इंटरेस्ट, तो ये भी बैंक का पैसा है। तो यहाँ पे नाबार्ड उसको मैनेज कर रहा है, तो नाबार्ड पे करेगा इंटरेस्ट। अब नाबार्ड कैसे पे करेगा इंटरेस्ट? नाबार्ड आगे पैसा देगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए, वहां से इंटरेस्ट जनरेट करेगा। वो इंटरेस्ट लेके किसको देगा? बैंक्स को देगा। कुछ बैंक्स को देगा, कुछ अपने पास रखेगा। रेट से स्टेट गवर्नमेंट को किसके लिए लोन मिलता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेज है, वो पैसा किस में जाएगा? यहाँ पे ये इसको हटा दें, इक्वल टू वाले को, ये साइन, ठीक है, लेस देन करते हैं। वो पैसा किसको जाएगा? स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट। सिडबी मैनेज करता है इसको। अब सिडबी पे करेगा इंटरेस्ट। और यहाँ से क्या है, हर स्टेट में एक स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है, आपके भी होगा स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसको पैसा जाता है। और वहां से किसको मिलता है? फिर आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज को। सीधी सी बात है, ये वाला पैसा आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ये पैसा आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। दोनों ही केस में ये किस में जा रहा है? आपका पीएसएल में जा रहा है। अब इसमें इतना आसान नहीं है, चीजें चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक क्या है, वो समझो बात को, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको डाउट पूछने की जरूरत है, मैं सारे यही क्लियर कर देता हूँ। ये कोई बैंक है एसबीआई, और यहाँ पे बैंक है आपका आईसीआईसीआई। तो एसबीआई जो एसबीआई की आपको पता है कि पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। पेनिट्रेशन का मतलब इसकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट हर जगह पे, रूरल एरिया में भी है। लेकिन इसका पेनिट्रेशन जो है वो लेस है। कहाँ पे? रूरल एरिया में। इसका पेनिट्रेशन लेस है कहाँ पे? रूरल एरिया। लेस रूरल पेनिट्रेशन। तो अगर एसबीआई को लोन देना, तो एसबीआई किसान भी ढूंढ लेगी, फार्मर्स भी मिल जाएंगे इसको, इसको वीकर सेक्शन भी मिल जाएंगे, इसको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, इसको कॉटेज इंडस्ट्रीज भी मिल जाएंगी। ये सबको लोन दे सकता है क्योंकि इसकी प्रेजेंस सब जगह है। लेकिन अब आईसीआईसीआई वाले की ब्रांचेस अगर अर्बन एरिया में, तो गाँव में कैसे लोन देगा? ठीक है, कुछ ब्रांचेस होंगी गाँव में। तो अब किसान ऐसा तो है नहीं कि गाँव से ट्रेवल करके आएगा यहाँ पे और इससे लेगा, इससे बड़े वो एसबीआई से ले लेगा या किसी और बैंक से ले लेगा जिसके रूरल एरिया में प्रेजेंस है। तो ऐसा होता है कि इसका पीएसएल टारगेट तो पूरा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, और इसका पीएसएल टारगेट कम रह सकता है। जैसे इसको 40 करना था एसबीआई, अब एसबीआई को गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप 40 कर रहे हो, आप ज्यादा भी दे सकते हो। तो अक्सर क्या होता है कि गवर्नमेंट इसको पुश करती है कि आप रूरल एरियाज को ज्यादा दो, तो हो सकता है इसका पीएसएल 40 के बजाय 50% हो गया, 10% इसने ज्यादा दे दिया, और इसने सिर्फ 30% दे दिया। पहला केस तो ये, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इसको तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, इसने ज्यादा दिया, तो ज्यादा देने का कोई फायदा नहीं हो रहा है इसको, ठीक है। लेकिन इसने कम दिया तो उसका इसको नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? इसको 10% अपना पैसा कहाँ देना पड़ेगा? रेट। अब दिक्कत यह है कि इस ऋण में जो पैसा जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए फंस जाता है। मैंने बोला ना इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो, तो इसमें फंस गया आपका 10 से 15 साल के लिए। अब क्या कोई भी बैंक ये चाहता है कि मेरा पैसा लंबे समय के लिए फंस जाए? देखो उसके पास जो लोन है, जो पैसा है वो लोन में देगा, वो एसेट है। वो तो चाहता है कि उस लोन को जल्दी से जल्दी वो पैसा वापस आ जाए, ठीक है, या फिर उस पर इंटरेस्ट उसको ज्यादा मिले। अब ऋण में क्या होगा, उसको इंटरेस्ट भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो गवर्नमेंट वाला इंटरेस्ट मिलेगा उसको। अगर यही पैसा इसने किसी किसान को दिया होता, इवन एग्रीकल्चर वाले को दिया होता, तो भी इसको इससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता, और यहाँ पे पैसा उसका जल्दी वापस आ जाता। 1 साल के लिए लोन होता, 2 साल के लिए लोन होता है। एग्रीकल्चर में कितना मिलता है? सीजन के लिए लोन लेता है। यानी कि इसका जो ये पैसा नहीं दे पाया पीएसएल में, वो जाके रेट्स में फंस जाए, और वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, लॉस वाला वो है, ठीक है। लॉस वाला क्यों है? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था, ये पैसा मान लो इसको 10-15 साल बाद मिलता भी, तो इस पैसे की क्या वैल्यू उस समय रहेगी? नहीं रहेगी।
हर बैंक चाहता है कि उसका पैसा जो वो कर रहा है सर्कुलेट, वो आता रहे जाता रहे, ताकि वो नए लोन देता रहे, इंटरेस्ट रेट उसको ज्यादा मिलती रहे। यहाँ पे तो पैसा एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे फंस गया। नाबार्ड तो उसको वही देगा, गवर्नमेंट वाला इंटरेस्ट रेट 3%, 2%। लेकिन अगर वो किसान को देता तो 8% मिलता, 7% मिलता, या हाउसिंग वाले को देता तो उसको 10-11% मिलता, या 9% मिलता। एजुकेशन में देता तो भी ज्यादा, 2 साल बाद रिकवर हो जाता। तो कोई भी बैंक ये नहीं चाहता कि उसका पैसा यहाँ पे फंसे, लेकिन अब मजबूरी है, वो पीएसएल में नहीं दे पाया। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, इसके पास 10% ज्यादा है पीएसएल, इसके पास 10% पीएसएल में ज्यादा है, और इसके पास 10% पीएसएल में कम है। यानी जो आपका आईसीआईसीआई है उसके पास 10% कम है, इसके पास 10% ज्यादा है। अब क्या हो कि ये अपना 10% इसको दे दे उधार, रेंट। लेकिन अब एसबीआई वाला इसको 10% क्यों देगा? तो एसबीआई वाला क्या करेगा, इस 10% जो एक्स्ट्रा उसने दिए उसके पीएसएल सर्टिफिकेट छपवाएगा। पीएसएल सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा, आपके पे लिखा होगा ये पीएसएल सर्टिफिकेट, इस पे लिखा होगा कि मेरे पास, मान लो इसका ये जो 10% है, ठीक है, ये 10% मान लो आपका 10 करोड़ इसकी वो है वैल्यू, ठीक है, और इसका 10 करोड़ शॉर्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पीएसएल सर्टिफिकेट लिखवाएगा कि मेरे पास 10 करोड़ के पीएसएल सर्टिफिकेट है, जिसको भी चाहिए वो ये ले लो। अब ये कहाँ बेचने जाएगा इस सर्टिफिकेट को, ठीक है। कोई तो आपका पोर्टल चाहिए, जैसे आप जाते हो, आप अमेजोन पे खरीदते हो ना सामान, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आप क्या करते हो यहाँ पे, आप अमेजोन पे जाते हो तो आप चीजों को कंपेयर करते हो ना, कि इस ब्रांड का इतने में मिल रहा है, इस ब्रांड का इतने में मिल रहा है। मोबाइल भी लोगे तो कंपेयर करो, फिर अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी कंपेयर करते हो। तो कोई भी अगर मुझे कुछ भी मोबाइल वगैरह बेचना है ऑनलाइन या तो मैं अमेजोन पे बेचूं उसको, ठीक है, या मैं फ्लिपकार्ट पे बेचूं, या फिर मैं मिंत्रा पे कुछ और बेचूं, वहां पे भी आपको जब भी खरीदना होता है आप प्राइसिंग कंपेयर करते हो, जो आपको सस्ता लगेगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी मीन्स जो अच्छी क्वालिटी का, क्वांटिटी जिसकी प्राइस कम है, आप उसी चीज को खरीदोगे आप हमेशा कंपेयर करते हो। लेकिन अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट नहीं था तो फिर हम क्या करते थे, फिर हम दुकानों पे जाते थे, शॉप्स में हम कंपेयर करते थे। यानी आपको कोई ना कोई तो पोर्टल चाहिए, कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए जहाँ पे आप उसको बेच सको। सॉरी। तो यहाँ पे जो इंटरफेस है जहाँ पे ये बिक सकता है वो होता है ई कुबेर। ये किसका पोर्टल है, ई कुबेर? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई ने एक पोर्टल बनाया हुआ है ई कुबेर, जहाँ पे बैंक्स आपस में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो भी चीजें होती है उनका। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि वो बैंक्स भी आपके इनके थ्रू, जैसे हम एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, नहीं, उनका तो क्या है, वो सेफ होना चाहिए सब कुछ। तो इसलिए आरबीआई ने अपना एक पोर्टल बनाया हुआ ई कुबेर। तो अब क्या करेगा ये अपने ये 10 करोड़ के पीएसएल सर्टिफिकेट्स यहाँ पे ऑप्शन के लिए डालते हैं। अब किसी को भी जरूरत है, देखो ये तो आईसीआईसीआई का तो मैंने एग्जाम्पल दिया। अब आप अमेजोन पे कुछ भी सामान होता है, मैं भी खरीद सकता हूँ, आप भी। अब जिस भी बैंक को शॉर्ट पड़ रहा है उसका पीएसएल, कोई भी बैंक हो सकता है, वो आके देखेगा कि यहाँ पे मुझे एसबीआई के 10 करोड़ के पीएसएल सर्टिफिकेट कितने में मिल रहे हैं, ठीक है। वो देखो ये 10 करोड़ की कीमत 10 करोड़ नहीं होगी, आगे समझाते। ये 10 करोड़ की पीएसएल सर्टिफिकेट्स, ये जो है, ये जो वैल्यू है इसकी 10 करोड़ है। ये लोन जो है ये 10 करोड़ का दिया है उसने, यानी 10%। लेकिन जब ये पीएसएल सर्टिफिकेट खरीदेगा तो वो इसको 10 करोड़ के नहीं पड़ेंगे, क्यों नहीं पड़ेंगे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी बैंक आके इस पीएसएल सर्टिफिकेट को परचेज कर सकता है, B1, B2, B3, B4, कोई भी बैंक हो जिसका पीएसएल सर्टिफिकेट, जिसके पीएसएल टारगेट्स कम पड़ते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलो, ठीक है। इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, ये जो इसने पीएसएल सर्टिफिकेट छापा, ये 10 करोड़ का है। ये 10 करोड़ का पीएसएल इसने छापा,
लेकिन ये 10 करोड़ का जो लोन है, वो लोन तो एसबीआई रिकवर करेगा क्योंकि एसबीआई ने दिया है। तो ये अपना लोन उसको नहीं बेच रहा है, ये पीएसएल सर्टिफिकेट को बोल रहा है कि मेरे पास 10 करोड़ का जो पीएसएल सर्टिफिकेट है, इसको तुम 1 साल के लिए यूज कर लो, फॉर 1 ईयर। और उसके लिए आप इस पे क्या ले लो, इसको रेंट पे ले लो। जैसे होता नहीं है, आप फ्लैट में किसी का रेंट पे लेते हो फ्लैट, तो आप फ्लैट खरीद थोड़ी ना लेते हो। फ्लैट की कीमत मान लो 1 करोड़ है, लेकिन आप रेंट कितना देते हो उसका हर महीने का, मान लो आप 20,000 रेंट दे रहे हो। तो जब आपका 1 साल पूरा हो गया या जब तक आप रह रहे हो तब तक रेंट देते जाओगे, उसके बाद आप निकल जाओगे। ऐसे यहाँ पे हर साल के टारगेट होते हैं, पीएसएल हर साल के लिए होता है। तो अब ये इसको बोलेगा कि तुम्हें अगर टारगेट पूरा करना है, ये उससे खरीद लो, और इसके लिए अगर खरीद रहा है तो कुछ रेंट लेगा ये लोन तो हमेशा एसबीआई के पास ही रहने वाला है, वही रिकवर करेगा, उसका लोन है। लेकिन इसको इसने कुछ टाइम के लिए ये पीएसएल सर्टिफिकेट दे दिया, और रेंट मान लो इसने रख दिया इसका कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 1 साल के लिए आप इसको यूज कर लो, मुझे 10 लाख रुपए दे दो। अब दोनों को फायदा है। इसका 10 करोड़ का पीएसएल इसने एक्स्ट्रा दिया, तो उसके बजाय इसको 10 लाख मिल गया एक्स्ट्रा। और साथ में ये पीएसएल इसने रेंट पे लेके यूज कर लिया आईसीआईसीआई ने। तो इसका जो 10 लाख 10 करोड़ फंसने वाला था कहाँ पे, रेट में, वो नहीं फंसे। वो काम इसका कितने में हो गया, 10 लाख में। तो यहाँ पे दोनों के लिए क्या है, विन विन सिचुएशन। एसबीआई भी अपना 10 लाख कमा रहा है एक्स्ट्रा, उसने जो छापे उसके लिए, और आईसीआईसीआई का भी पैसा रेट में मिल रहा है। अब क्या हो रहा है, सिर्फ एसबीआई अकेला नहीं है जो आपका पीएसएल सर्टिफिकेट छाप रहा है। मैंने आपको बोला था ना, जो भी आपके मान लो सरप्लस में होंगे, एसबीआई हो गया मान लो आपका, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है, आपका इंडियन बैंक हो गया, मान लो ये बैंक है जिनकी रूरल प्रेजेंस है ज्यादा, ठीक है, ऐसे करके आपके बहुत सारे रूरल बैंक, रूरल एरिया में मान लो प्रेजेंस है। अब इन सब का मान लो पीएसएल सरप्लस में, अब ये सारे अपने पीएसएल सर्टिफिकेट छापेंगे, और वो सारे के सारे ये ई कुबेर पे डाल देंगे। अब मान लो एसबीआई ने अपने छापे 10 करोड़ के, और आपके कैनरा बैंक ने छापे मान लो 10 करोड़ के, और आपके इंडियन बैंक ने छापे मान लो 10 करोड़ के से। अब मान लो यहाँ पे कोई बैंक है, उसका शॉर्ट पड़ रहा है मान लो 20 करोड़, ठीक है। अब ये आपका 10 करोड़ के लिए 10 लाख ले रहा है, ये आपका 10 करोड़ के लिए 11 लाख ले रहा है, और ये मान लो आपका 10 करोड़ के लिए 9 लाख ले रहा है। अब इस केस में क्या करूंगा, मैं देखूंगा जाके वहां पे पोर्टल पे कि यार ये 10 लाख ले रहा है, ये 11 ले रहा है, ये 9 ले रहा है, तो इसके ले लूंगा मैं 10 करोड़ के, और दूसरे बाकी के 10 करोड़ के किसके ले लूंगा। मान लो अभी मुझे 10-20 करोड़ के बजाय 25 करोड़ की जरूरत होती, तो फिर 5 मुझे कहाँ से लेने पड़ते, 5 यहाँ से लेने। आप भी तो ऐसे ही करते हो, साइट पे जाके, अमेजोन पे जाके, ठीक है, कोई सामान आपने कहाँ से, किसी सेलर से लिया, कोई सामान किसी सेलर से लिया, एक ही सेलर से थोड़ा सा, आपने देखा होगा एक ही प्रोडक्ट को 5-5 सेलर बेचते हैं, जिसका सबसे कम होता है आप उससे लेते हो। तो सेम केस है, वहां पे अमेजोन पे कोई आदमी अपने सारे प्रोडक्ट जो है उन इंटरफेस की तरह यूज करता है। आप जाते हो, आप देखते हो कौन सी चीज चाहिए, सस्ता है वो ले लेते हो। ऐसे यहाँ पे पीएसएल सर्टिफिकेट्स ई कुबेर पे क्या होंगे आपके जाके, वहाँ पे वो लिस्टेड होंगे, वहां से कोई भी जिसको पीएसएल सर्टिफिकेट चाहिए वो खरीद सकता है। उसके बदले उसको क्या देनी पड़ेगी, कुछ लाइसेंस फी, जिसे हम रेंट करते हैं। और ये लाइसेंस फी कौन डिसाइड करता है, खुद बैंक डिसाइड करता है, इसमें आरबीआई कुछ नहीं करेगा। आरबीआई ने इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया बीच में, ये इंटरफेस, और यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये आपके होते हैं पीएसएल सर्टिफिकेट्स, और कैसे पीएसएल सर्टिफिकेट्स के मतलब हेल्प से आपका पैसा ऋण और एसडीएफ में जाने से बच जाए। समझ गया बात, हर बैंक चाहता है कि मेरा पैसा जो है वो ऋण और इसमें ना जाए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो पीएसएल सर्टिफिकेट्स को परचेज करेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर आपको पीएसएल सर्टिफिकेट्स और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ, ये 10,000, ये 10 करोड़ तो मैंने एग्जाम्पल लिया, अमाउंट कैन बी एनीथिंग, ओके, अमाउंट कैन बी एनीथिंग, 10 करोड़ एग्जाम्पल है।
दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, ठीक है। 10 करोड़ एग्जाम्पल है सर, ठीक है। वो एसबीआई खुद डिसाइड, वो बैंक डिसाइड करता है मुझे कितनी लाइसेंस फी रखनी है, ठीक है। दैट विल बी डिसाइडेड बाय बैंक्स, इंडिविजुअल बैंक। जब आपने देखा होगा, देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया, समझो बात को। मैंने आपको इतना अच्छा एग्जांपल दिया अमेजोन का, वहां पे कितनी प्राइस रखनी कौन डिसाइड करता है? जो उसका सेलर है, अमेजोन नहीं डिसाइड करता है। आपने देखा होगा, इसलिए सेलर अलग अलग प्राइसेस होते हैं। ऐसे यहाँ पे कितना उसका फी लेनी है वो इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करेगा, ओके। पीएसएल दे आर जस्ट सर्टिफिकेट्स ना। पीएसएल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है 20 करोड़ होगा तो 18 लाख, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए समझाया, कुछ भी हो सकती है, ओके, कुछ भी हो सकती है। एसबीआई को बेनिफिट क्यों नहीं होगा? 10 लाख नहीं मिल रहे हैं उसको, पहले कुछ नहीं मिल रहा था, अब 10 लाख मिल रहे हैं ना उसको रेंट में। एक बार और समझाता हूँ आपको, समझो, ठीक है। अब एक बार और समझाता हूँ, ठीक है, समझो। इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, समझो बात। पीएसएल में सर्टिफिकेट में कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट ये आपने छापा सर्टिफिकेट। जब आप रूम रेंट पे लेने जाते हो तो आप रूम रेंट पे लेते हो ना, आपका एग्रीमेंट नहीं होता है। वैसे ये आपको मान लो 10 करोड़ का आपने सर्टिफिकेट, किसी भी प्राइस का हो सकता है सर्टिफिकेट, ये 10 करोड़ हटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा आपको। हम मान लेते हैं कि ये कोई आपका पीएसएल सर्टिफिकेट है, इसकी प्राइस, इस पे कुछ भी लिखा है आपका X करोड़ लिखा है, कुछ भी हो सकता है X करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। ये किसी बैंक ने छापा है, एसबीआई। एसबीआई क्यों छाप रहा है? क्योंकि एसबीआई अपना 40% के बजाय कितना दे दिया पीएसएल में, उसने 50 दे दिया। 10% उसके पास एक्स्ट्रा है, उसने उस 10% का ये पीएसएल सर्टिफिकेट छाप दिया और ई कुबेर पे डाल दिया, और उसने बोल दिया कि जिसको ये खरीदना है वो मुझे वाई, वाई लैख, तो वाई अब कुछ भी हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, ठीक है, कोई अमाउंट नहीं ले रहे अब हम यहाँ पे, वाई इतना पैसा उसे मुझे रेंट में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पीएसएल सर्टिफिकेट आपका खरीदेगा, यहाँ पे मान लो कि ये फर्स्ट बैंक है आपका एसबीआई, यहाँ पे कोई आपका दूसरा बैंक है, उस दूसरे बैंक को ये पीएसएल सर्टिफिकेट खरीदना है। अब वो खरीदेगा तो वो इस सर्टिफिकेट को 1 साल के लिए तो यूज कर रहा है, क्योंकि पीएसएल जो टारगेट होते हैं वो अप्रैल टू आपके क्या होते हैं, नेक्स्ट मार्च तक, फाइनेंशियल ईयर तक होते हैं। जैसे ही वो ये टारगेट पूरा हुआ, अगले साल नए पीएसएल टारगेट उसको पूरे करने, तो यहाँ पे वो 1 साल के लिए इसको खरीद लेगा, इस पीएसएल सर्टिफिकेट को। देखो पीएसएल सर्टिफिकेट को खरीद रहा है, इस लोन को नहीं खरीद रहा है। ये लोन तो हमेशा एसबीआई के पास ही रहने वाला है, ये एसबीआई ने लोन दिया है ना, तो उसमें 10% एक्स्ट्रा दे दिया लोन, तो वो 10% जो एक्स्ट्रा लोन दिया वो तो एसबीआई रिकवर करेगा। ये इस सर्टिफिकेट को इसने रख लिया, 1 साल के लिए यूज किया, वापिस से ये सर्टिफिकेट किसके पास चला जाएगा, एसबीआई के पास। समझ गया बात को? तो वो सर्टिफिकेट है सिर्फ कि मैं 1 साल के लिए आपका ये लोन, जो एक्स्ट्रा आपने लोन दिया है पीएसएल में, उसको यूज कर रहा हूँ, उसके बदले में आपको रेंट में कुछ पैसे दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रेंट में मान लो ये कुछ भी देता है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, 10 करोड़ का, ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है 10 करोड़ के बजाय, और यहाँ पे हमने उसका कितना रखा था, मान लो 10 लाख रखा था रेंट। ये कुछ भी हो सकता है रेंट, ये कौन डिसाइड करता है, ये भी एसबीआई डिसाइड करेगा। और यहाँ पे उसके बाद जितना एक्स्ट्रा पैसा होगा उतने के सर्टिफिकेट छाप देगा। अब हर बैंक छापता है, मान लो बहुत सारे बैंक हैं, वो सब अपना अलग अलग रेंट रखेंगे। आप भी तो जब रूम लेने जाते हो, आप कितने सारे वो देखते हो, घर देखते हो ना, बहुत सारे फ्लैट देखते हो, आप देखते हो इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये महंगा है, ये सस्ता है, फिर आप डिसाइड करते हो। ऐसे ही यहाँ पे जो बैंक है जिनको पीएसएल चाहिए, वो आके देखेंगे कि कौन रेंट कम ले रहा है, वो अपने पीएसएल के हिसाब से यहाँ से जिसका उठाना है उसको उठा लेंगे और अपना पीएसएल टारगेट पूरा कर लेंगे। अब वो रेंट किसको देंगे, इसने जिसने बैंक ने अपने पीएसएल छापे हैं,
तो आपको पता है पीएसएल जिसने छापा उसको ज्यादा पैसा, उसको भी पैसा मिल गया, नहीं तो पहले उसको एसबीआई को कुछ नहीं मिल रहा था एक्स्ट्रा पैसा देने का। एसबीआई को कुछ नहीं मिल रहा था ना, पीएसएल उसने 10% एक्स्ट्रा दिया तो भी उसको कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे उसको क्या है 10 लाख मिल गए या जो भी उसने लाइसेंस फी रखी। मान लो मैंने एक फ्लैट बनाया, ये ऐसे ही है कि मेरे पास रहने के लिए एक फ्लैट है और एक फ्लैट मैंने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, दो फ्लैट है, इसमें तो मैं रह रहा हूँ। ये तो एसबीआई का मान लो 40% वाला टारगेट है, वो तो पूरा कर दिया। लेकिन एक और फ्लैट मैंने बनाया, ये एक्स्ट्रा है ना 10% में। अब ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा है, तो क्या मुझे कुछ कमा के दे रहा है कि नहीं, बल्कि मुझे मेंटेनेंस और करनी पड़ेगी। अब मैं इसको रेंट पे दे दूँ, रेंट पे दे दिया तो मेंटेनेंस भी हो गई, हर महीने मुझे किराया भी मिलेगा। यहाँ पे भी ऐसा ही है, पीएसएल सर्टिफिकेट्स को आप बेच दो। आप लोन नहीं बेच रहे हो, आप पीएसएल सर्टिफिकेट बेच रहे हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। लोन तो हमेशा एसबीआई के पास रहने वाला है, फ्लैट तो हमेशा मेरे पास ही रहने वाला है, मैं तो रेंट पे दिया है। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब भी कोई डाउट है तो बोलो। नहीं, एक सर्टिफिकेट को एक साल के लिए यूज कर सकते हो आप, वैलिडिटी एक साल की रहती है। पीएसएल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी वैलिडिटी एक साल की रहती है सिर्फ। आपने एक साल के लिए दे दिया, अगले साल की, अगले साल नए सर्टिफिकेट नया लो। जैसे मान लो पहले साल में एसबीआई ने 10 करोड़ के पीएसएल छापे, तो उसने आईसीआईसीआई को दे दिया। अगले साल हो सकता है कि एसबीआई पीएसएल में सिर्फ 40% ही दे पाए, ज्यादा दे ही ना, तो अब वो पीएसएल छाप पाएगा नहीं। ये पीएसएल सर्टिफिकेट जो होते हैं, इनकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है, ध्यान रखिए। ठीक है, कितनी होती है 1 ईयर की, 1 ईयर के बाद वो खराब हो जाते हैं, बार बार नहीं छाप सकते आप। ऐसे तो जिंदगी भर एसबीआई हर साल टारगेट पूरा करना होता है। ठीक है, गवर्नमेंट को क्यों शो करेंगे वो यार, वो आरबीआई को शो करेंगे ना। पीएसएल सर्टिफिकेट आपने परचेस किया, आप अपनी जो उनकी बुक होती है, ठीक है, बैलेंस शीट होती है जो हर बैंक की, उसमें दिखाएंगे ना वो। गवर्नमेंट को क्यों शो करेंगे, आरबीआई देखेगा कि हाँ भाई आपका पीएसएल टारगेट आपने पूरा किया। ठीक, ओके। स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस, जैसे आपका यूपीएससी एग्जाम कराता है, ठीक है, जैसे आपका कैग ऑडिट करता है, ऐसे ही हर स्टेट में स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, जब आप जाओगे ना केएस बनोगे तो आपके इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ऐसे आपका स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है, जो आपका स्टेट इंडस्ट्रीज को पैसा देता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हर स्टेट में होता है। नहीं, रेट्स में मोर ज्यादा भी होगा तो क्यों करेंगे, रेट्स में तो पैसा लंबे टाइम के लिए फंस गया ना, वो तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, अगले बैंक को फायदा इसलिए देंगे ना, उसका पैसा जाने से बच गया ना, तनवी उसमें आपके रेट्स में लंबे टाइम के लिए पैसा जाने से बच गया आपका। जो पैसा आपका फंस जा रहा था रेट्स में और एसडीएम में लंबे टाइम के लिए, वो फंसना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबके डाउट, चलो ठीक है। टारगेट पूरा करने के लिए सर्टिफिकेट बाय करेगा ना बैंक, जिसके पास कम है, जिसके पास कम है टारगेट वो बाय करेगा। ओके, आप इतना क्यों इस पे रिसर्च कर रहे हो, आप सिर्फ पेपर के लिए इतना ध्यान रखो ना। इतना रिसर्च तो मेरे ख्याल से पीएचडी वाले भी नहीं करते, पीएसएल आप इतना ध्यान रखो ना, पीएसएल सर्टिफिकेट वो बैंक छापता है जो पीएसएल में ज्यादा लोन दे देता है। खरीदता वो है बैंक जिसके पास पीएसएल टारगेट पूरे नहीं हुए। ठीक है, माइनस का मतलब टारगेट पूरे नहीं हुए, प्लस का मतलब ज्यादा दे दिया। ये छाप रहा है तो कुछ रेंट लेगा। ठीक है, लोन पेपर तो इसके पास ही रहने वाले हैं। ठीक है, लोन पेपर नहीं दे रहा है ये। देखो, एक सर्टिफिकेट है, दूसरे लोन पेपर तो इसी के पास है ना। लोन लोन नहीं बेच रहा है ये सिर्फ अपने सर्टिफिकेट बेच रहा है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया ना, फ्लैट आप रेंट पे लेते हो, तो वो फ्लैट नहीं बेचा है आपको उसने, वो रेंट पे दिया है सिर्फ। आप जैसे ही जाओगे वो फ्लैट उसके पास ही रहेगा, फ्लैट थोड़ी ना उसके पास से कहीं जाना है। और पीएसएल टारगेट्स की वैलिडिटी 1 ईयर होती है। हर साल नए टारगेट होते हैं ना भाई। जैसे मान लो नेक्स्ट ईयर मैंने बोला ना, एसबीआई नहीं कर पाता टारगेट, मान लो 40% ही दे पाता है, और मान लो आईसीआईसीआई आपका वो कैसे ना कैसे करके अपना 40% पूरा कर लेता है,
तो आप उसको खरीदने की जरूरत है कि नहीं, ये छाप पाएगा कि नहीं। लेकिन कोई और बैंक होगा, मान लो कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक ने अपना मान लो 50% दे दिया पीएसएल, और यहाँ पे कोई दूसरा बैंक है मान लो एचडीएफसी, एचडीएफसी सिर्फ 35% ही पूरा कर पाया, तो अब ये अपने 10% के एक्स्ट्रा डाल देगा, तो इसको 5% एक्स्ट्रा चाहिए तो वो खरीदेगा यहाँ से कहीं से जाकर। ठीक है, तो जो चीज यहाँ पे जिस हर साल ये सिचुएशन चेंज होती है, क्योंकि पीएसएल टारगेट, पीएसएल सर्टिफिकेट आर वैलिड फॉर 1 ईयर, 1 साल के बाद वैलिडिटी खत्म, फिर नया नई साइकिल शुरू अप्रैल टू मार्च में। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको? ठीक है, इतना आपको याद रखना है बस। ठीक है, वैसे तो आपसे पीएसएल सर्टिफिकेट कोई मुश्किल नहीं पूछेगा, थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, लेकिन आपको मैंने समझा दिया, आप देखिए आप। ठीक है, ये आपको पता चल गया। आप पीएसएल सर्टिफिकेट की डेफिनेशन देखिए। ठीक है, ये लिखा है मैंने, सिर्फ समझाने में तो आपको काफी टाइम लगा, लेकिन ये उसकी चीज को मैंने लिख दिया। ये रिकमेंड किसने किए थे? रघुराम राजन कमेटी। रघुराम राजन आपके गवर्नर थे। ठीक है, एक्स आरबीआई गवर्नर। ठीक है, उन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, these certificates are recommended to help those banks which do not achieve PSL targets। ठीक है, वही लाइन लिखिए, उनका टारगेट पूरा नहीं होता है। सपोज देयर आर टू बैंक्स, बैंक ए एंड बैंक बी। बैंक ए अचीव इट्स PSL टारगेट एंड बैंक बी डिडंट अचीव। ठीक है, ये यहाँ पे ये लिखना था, PSL टारगेट अचीव कर लिया, उससे ज्यादा छाप दिया। ठीक है, चलो कोई नहीं, समझ जाओ। Now bank A can give certain percent of its achievement to bank B। जैसे उसने 10% एक्स्ट्रा डाल दिया तो वो बैंक बी को दे देगा। बैंक ए विल गेट इंटरेस्ट ऑन पीएसएल सर्टिफिकेट विच इट इशू टू बैंक। ठीक है, रैंक के फॉर्म। समझ गए आप बात को? तो ये सारी चीज आपके लिए लिखी है। अब इसको ऐसे समझ के प्लेन समझते तो आपको समझ नहीं आता, समझा दिया मैंने, उस स्क्रीनशॉट के साथ इसको मिला के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आप अमेजन वाला या फिर फ्लैट वाला एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अमेजोन पे भी हम चीजें खरीदते हैं ना, तो जाके देखते हैं, ऐसे ई कुबेर पे वो पीएसएल सर्टिफिकेट, रेंट पे हम लेते हैं रूम तो रेंट पे करते हैं, ऐसे पीएसएल पे भी आप रेंट पे करते हैं। ओके, सो ये क्लियर होना चाहिए। हाँ, पीएसएल टारगेट इज 40%। ठीक है, पीएसएल टारगेट इज 40%, वो आपको पूरा करना है। ओके, नाउ ये आपका हो ही गया कि कहाँ जाता है पैसा। तो आप ये ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है पेपर के लिए, कि रिड्फ को मैनेज कौन करता है? नाबार्ड। ये याद रखना है, ये बाकी आपसे कोई नहीं पूछेगा ये चीज पेपर में। ठीक है, अगर आपका पीएसएल पे शॉर्ट नोट ही आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इसके चांसेस कम नहीं है, क्योंकि ये अब टॉपिक इतना वो नहीं रहा। ठीक है, आपका न्यूज में क्या चलता है, पीएसएल में जो टारगेट्स हैं कि वीकर सेक्शन कितना है, ये पेपर में पूछ लेते हैं प्रीलिम्स से। मेंस में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने का चांसेस कम है। प्रीलिम्स के लिए दूसरा क्या याद रखना है, एससीडीएफ को कौन मैनेज करता है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो समझाने को तो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। अब आपके 3 कंप्लीट हो गए हमारे, कौन कौन से? पहला आपका एलटीवी और मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सेकंड इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, बोथ आर सेम, एंड थर्ड इज योर रैशनल। ओके, 3 कंप्लीट हो गए। अब आपका फोर्थ है मोरल स्वेजन। ठीक है, मोरल स्वेजन, मोरल स्वेजन ऐसे है भाई कि मान लो मैं, आप हो, मैं जा रहा हूँ, मैं आपके वे मॉल गया, वैसे तो अभी तो नहीं जा सकते, अभी तो कोरोना चल रहा, मान लो मैं वे मॉल गया और आप में से मुझे कोई स्टूडेंट वहां मिल गया, अभी तो खैर पहचान भी नहीं सकता, लेकिन मान लो ऑफलाइन क्लास चल रही, कोई स्टूडेंट वहां पे मिल गया घूमता हुआ। ठीक है, तो मैं अब आपको देख के क्या बोलूंगा, मुझे पता है कि यार आपका पेपर आने वाला है, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको क्लास, अब मैं वहां पे आपको मोरली क्या है परसुएड करूँ, आपको बोलूंगा कि यार कहाँ घूम रहे हो, घर वालों के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा पेपर आने वाला है, पढ़ो, देखो तुम्हारे साथ वाले बन जाएंगे। यानी कि मैंने पढ़ा दिया आपको सब कुछ, इकॉनमी या जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, इकॉनमी पढ़ा दी मान लो मैंने आपको, या फिर आपका करंट अफेयर्स, सी सेट, मान लो फिलोसफी, कुछ भी है, मान लो आप मेरे स्टूडेंट हो, इनमें से किसी के भी स्टूडेंट, अब मैं आपको परसुएड करूँ कि भाई मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया। ये आरबीआई ने क्या किया,
आरबीआई ने अपने रेपो रेट या फिर आपका एलटीवी या फिर आपका रेशनिंग ये सब तो कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी बैंक्स उसकी बात नहीं सुनते। तो आप भी वही कर रहे हो, आप भी इतना पढ़ा दिया मैंने, इतना समझा दिया, लेकिन आप फिर भी घूम फिर रहे हो। तो उस समय क्या होगा, मैं आपको मोरल ज्ञान दूंगा। ज्ञान को ऐसे लिखते हैं JNA, ज्ञान। जैसे आपका, आपको याद हो तो महाभारत, ठीक है, महाभारत में किसने दिया था? कृष्ण, अर्जुन। अर्जुन नहीं लड़ी नहीं था, ठीक है। आप अब आपको मुझे मोरल ज्ञान देना पड़ेगा कि भाई तुम घर वालों का पैसा, इसको कहते हैं मोरल स्वेजन। किसी को मोरली परसुएट करना। अब आरबीआई का गवर्नर भी क्या करता है, गवर्नर जहां पे भी जाएगा आरबीआई का, मान लो किसी कॉन्वोकेशन में गया, तो कॉन्वोकेशन में भी जाके वो क्या बोलेगा, यार मैंने तो अपना काम कर दिया, बैंक्स नहीं कर पाए, बैंक्स मेरी बात नहीं सुनते, ठीक है। या किसी कॉन्फ्रेंस में गया या सेमिनार में गया, वहां पे भी जाके ये बात बोले। अब वो सारी चीजें न्यूज़पेपर में छपेंगी। बैंकर्स जो है, जैसे एसबीआई का चेयरमैन पड़ेगा, सारे बैंक्स का चेयरमैन पड़ेंगे, वो बोलेंगे यार ये तो हमारी बदनामी हो गई, ठीक है ना। अब जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अब आपको जब मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा ना, ठीक है? कोई आपको मोरली परसुएट करता है तो आपको बुरा लगता है। अगली बार अगर आप दिख भी गए मॉल में, उससे छुपोगे या जाओगे। तो ऐसा ही ये बैंक्स क्या करेंगे, जब इनको लगेगा कि यार ये तो बदनामी हो रही है, क्योंकि आरबीआई ने अब क्या किया, गेंद इनके पाले में डाल दी, इनको बुरा बना दिया। अब ये क्या करेंगे, ये अपने इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। क्योंकि अब पूरी पब्लिक के बीच में ये बात हो गई कि आप आरबीआई से तो आप सवाल नहीं पूछ सकते, वो तो बोल रहा है मैंने तो सब कर दिया, ये नहीं करता। ये होता है मोरल सुएजन। मोरल सुएजन मतलब मोरली, आरबीआई को पता है हमने सब कर चुका है। आपके घर वाले भी कई बार ऐसा होता है ना, आपके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर आप नहीं मानते तो एक दिन आपको ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञान है, बस बोल रहे, ठीक है। तो क्या है देखो, और ज्ञान क्यों दे रहा है, ज्ञान इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो बैंक्स होते हैं ना, ये ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बैंक्स है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, सेफ खेलते हैं। तो आरबीआई कहता है कि यार तुम सेफ खेलने के लिए थोड़ी ना बने, अगर तुम इतना सेफ खेलोगे तो फिर इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, ठीक है। इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, स्क्रीनशॉट गायब हो गया आकाश हो, ठीक है। किसी और से ले लेना, किसी ने आपको दोस्त यार ने किया होगा, उससे ले लेना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने बताया ना अभी, आप वेव मॉल में घूम रहे हो, आप घर पे किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो आप वहां पे चीजें कर रहे हो, वो वहां पे आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपके किसी काम का है। ऐसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने से किसी को फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ बैंक को फायदा हो रहा है। लेकिन बैंक्स किस लिए खोले, बैंक्स का काम क्या होता है, कि वो लोगों को लोन दो, नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्सेस मिले, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई को बोलता है कि भाई मैंने सब कुछ कम कर दिया, तुम कुछ नहीं कर रहे। तो देखो, here RBI governor tries to persuade the bankers to do the following things: stop investing in government securities above the SLR requirement and give loans to sectors of economy। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ज्यादा पैसा मत डालो, लोन्स दे दो सेक्टर्स को ताकि वो ग्रो कर सके। आरबीआई बोलता है कि मैंने रिड्यूस कर दी रेपो रेट, तुम भी अपना बेस रेट या एमसीएलआर रिड्यूस करो। ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, बेस रेट इज डिफरेंट एंड एमसीएलआर इज डिफरेंट, ठीक है। किसी को पहले बोलते थे बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। देखो तीन चार तरह से डेवलपमेंट हुआ है, पहले बीपीएलआर था, सबसे पहले, ये बैंकिंग में पढ़ाऊंगा अभी नहीं, पहले बीपीएलआर था, अभी पढ़ाऊंगा तो भटक जाए। बीपीएलआर था, फिर बेस रेट आया, और बेस रेट के बाद अब एमसीएलआर। आप बस इतना याद रखो कि इनके बेसिस पे हर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है कि मुझे हाउसिंग पे कितना रखना है, एजुकेशन पे कितना रखना है, ठीक है, या फिर आपका किसी एग्रीकल्चर पे कितना रखना है, ये सारा का ऑटोमोबाइल पे कितना रखना है, कार वगैरह, ये सारे लोन जो डिसाइड होते हैं पहले बीपीएलआर पे डिसाइड होते थे, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट पे, उसके बाद बेस रेट पे डिसाइड होते हैं, आज की डेट में एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, ठीक है। जब बैंकिंग पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को क्या डिफरेंस है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से शायद क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी। तो आरबीआई बोलेगा मैंने तो अपनी रेपो रेट रिड्यूस कर दी, तुम भी अपना बेस रेट या एमसीएलआर का क्या रिड्यूस करो, क्योंकि इनको रिड्यूस करेगा तो हर चीज पे, जब बैंक होता है, जो बैंक होता है वो हर इंटरेस्ट रेट को अलग अलग रिड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ इनमें चेंज करता है। अभी आज की डेट में किसमें, एमसीएलआर में चेंज करेगा, सारे रेट अपने आप चेंज करेगा। जैसे मान लो एमसीएलआर आपका 7% है, उसको 6 करोगे तो सब इंटरेस्ट सब रेट्स में 1-1% का अपने आप डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई बोलता है मैंने रेपो रेट कम कर दिया, तुम अपना कुछ कर ही नहीं रहे, तुम अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हो, बेस रेट कम नहीं कर रहे हो, उससे लोगों को क्या है, जो मेरे रिड्यूस मैं चाहता था कि लोगों को आसानी से लोन मिले, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आरबीआई का जो गवर्नर है, ठीक है, तो उनको इन्फ्लुएंस करता है। अब इन्फ्लुएंस कैसे करता है, आरबीआई गवर्नर इन्फ्लुएंसेस दोज बैंकर्स वाया मीटिंग्स, जब भी मीटिंग्स होगी उनको लताड़ेगा। जैसे आप मेरे को वेव मॉल में मिल गए, या अगली बार मूवी देखते मिल गए, या कहीं किसी से गप्पे लड़ाते हुए मिल गए, तो हर बार मैं आपको क्या कर लूँ, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, मीडिया स्टेटमेंट्स के थ्रू कि मैंने तो कर दिया काम, ये नहीं कर रहे, स्पीचेस के थ्रू, कॉन्वोकेशन में भी जाता रहता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड ए पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट दोज बैंकर्स टू फील देम गिल्टी, जैसे मैं आपको गिल्टी फील कराऊंगा बार बार, एंड देयर बाय फोर्सिंग देम टू रिड्यूस इंटरेस्ट। कई बार जो काम आदमी रूल्स के हिसाब से नहीं करता, उसको अगर आप मोरली परसुएड करो, जैसे होता है ना कई बार स्वच्छ भारत मिशन, परसुएशन ही तो किया गया है इसको, लोगों को बताया गया कि गंदगी फैलाने से आपका ही नुकसान। तो जब तक ये, इसलिए देखो परसुएड करने के लिए आप एक्टर्स को लेके आए, इतने सारे सेलिब्रिटीज को, क्योंकि उनकी बातें लोग ज्यादा सुनते हैं। तो आरबीआई गवर्नर को भी पता है कि यार मीडिया में जब जाएगा, न्यूज़पेपर में जब जाएगा, उनको हर कोई पढ़ता है, तो देखेगा कि यार बैंक की गलती है, मेरे ऊपर तो नहीं आएगा, तो अपन उसने अपनी गेंद उस बारे में डाल दी कि अब बैंक जा, ओके, तो बैंक को थोड़ी तो शर्म आई जाती है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम। तो ये आपका फोर्थ है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाला नहीं है। अब नाउ लास्ट, डायरेक्ट एक्शन। जब कोई कुछ आपकी बात ना माने, साम दाम दंड भेद नीति आपने सब लगा दिया। ठीक है, क्या होता है साम दाम दंड भेद नीति, मतलब अपने हर तरीके का हथियार अपना लिया आपने, रेपो रेट भी कम कर दिया, एलटीवी भी आपने, जो भी आपने करना था वो कर दिया, फिर भी नहीं मानना, तो आरबीआई फिर क्या कर सकता है, आरबीआई पेनल्टी लगा सकता है, डायरेक्ट एक्शन। तो पहला पनिशमेंट किस फॉर्म में हो सकता है, आपको पता है सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं करोगे तो उसमें तो पेनल्टी होती है। दूसरा क्या है, अगर आप आरबीआई की बात नहीं मानोगे तो आरबीआई आपको पैसा नहीं देगा। जब आपको क्राइसिस है, जैसे आपके घर वाले नहीं, आप उनकी बात नहीं मानोगे तो वो फिर जब आप क्राइसिस में होगे, पैसे चाहिए, बोलेंगे नहीं देते, तुम्हारी बात तो सुनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आरएएफ ये आरबीआई उनको एलएएफ, एलएएफ से पैसा नहीं देगा। अब एलएएफ क्या होता है, ये नई चीज आ गई। तो एलएएफ क्या होता है, एलएएफ कुछ नहीं होता, ये लिख देते हैं, एलएएफ की फुल फॉर्म होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों को मिला के हम एलएफ बोलते हैं बस। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एलएफ, ध्यान रखना। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को मिला के एलएफ बोलते हैं। और लिक्विडिटी आपको मैंने बोल ही दिया कि जब भी हम इकोनॉमी में बात करें, लिक्विडिटी में समझ सकते हैं। तो आरबीआई उनको पैसा नहीं देगा, लैंड लैंड मतलब पैसा देना, आरबीआई पैसा नहीं देगा, किससे, एलएफ से। और एलएफ में आरबीआई किसके थ्रू पैसा देता है, रेपो रेट के थ्रू। मना कर देगा उनको कि भाई तुमने हमारी बात नहीं सुनी, हम भी तुमको पैसा नहीं दे रहे, ले लो जान से ले। और ज्यादा ज्यादा उछलेंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, या फिर उनको किस में डाल देगा, पीसीए। पीसीए क्या होता है, पीसीए होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पढ़ाऊंगा जब बेसल पढ़ाऊंगा तो बेसल में आएगा ये, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन
फ्रेमवर्क। वैसे तो बिमल जालान ने शुरू किया था, लेकिन उर्जित पटेल के टाइम पे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, वो आगे डिटेल में हम देखेंगे पीसीए जब हम देखेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जो बैंक ज्यादा उछलते हैं या वीक बैंक होते हैं जो नुकसान में है, उनको आरबीआई इसमें डाल देता है PCA। इसी वजह से जो आपका सेक्शन 7 वाला झगड़ा हुआ था आरबीआई का और गवर्नर का, वो आरबीआई और गवर्नमेंट का, सेक्शन 7 अगर गवर्नमेंट इन्वोक कर देती है ना, आप इतना याद रखो, जैसे जब इमरजेंसी लगती है इंडिया में, मान लो अगर इंडिया में मैंने इमरजेंसी लगा दी, तो क्या होगा, सारी पावर आपके सेंटर के हाथ में आ जाती है, यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाती है ना। ऐसे अगर सेक्शन 7 को मैंने इन्वोक कर दिया तो सारी पावर गवर्नमेंट के पास आ जाती है, आरबीआई बाईपास हो जाता है, आरबीआई बाईपास हो जाता है और सारी पावर किसके पास जाती है, गवर्नमेंट। तो अगर सेक्शन 7 इन्वोक कर दिया जाए तो आरबीआई खत्म है, मतलब आरबीआई बीच में से बाईपास हो उस समय के लिए, जब तक सेक्शन 7 इन्वोक। तो ये सेक्शन 7 की जो टसल शुरू हुई थी आरबीआई और गवर्नमेंट को, उसमें एक कारण पीसीए भी था, क्योंकि आरबीआई ने बहुत सारे बैंक्स को पीसीए में डाल दिया। और जब आपने पीसीए में डाल दिया बैंक्स को, तो वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ना कहीं पे ब्रांच खोल सकते हैं आरबीआई के परमिशन के बिना, ना लोन्स दे सकते हैं आरबीआई के परमिशन के बिना। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि आपने इतने सारे बैंक्स को अगर पीसीए में डाल दिया तो फिर लोगों को लोन कैसे मिलेगा। तो आरबीआई का कहना था ये वीक बैंक है, अगर मैंने इनको पीसीए में नहीं डाला तो ये सारे के सारे बैंक डूब जाएंगे, वो ज्यादा नुकसानदायक है कंट्री को। तो गवर्नमेंट बोलते थे कि इनको मत डालो पीसीए में, आरबीआई बोलता था मत डालो। फिर दूसरा, आरबीआई से पैसा भी मांगा था गवर्नमेंट ने, तो आरबीआई ने मना कर दिया। ठीक है भाई, एनोटेट नहीं करो, आपका नाम आता है यार। ओके, सो आरबीआई ने, ये दोनों के बीच में ये लड़ाई थी, एक तो पैसा नहीं दिया आरबीआई ने, और दूसरा क्या हुआ था, पीसीए वाला कंसेप्ट। तो पीसीए में ऐसे ही है जैसे आपके घर वाले आप पे कुछ वो लगा दें, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन। जैसे आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दें कि आप घर से बाहर नहीं निकलो, ठीक है, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ होम, आप टीवी नहीं देख सकते, आप मोबाइल नहीं चला सकते। इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस आप पे लगा दें। अगर आपको टीवी देखना है तो घर वालों से पूछ के देखो, 1 घंटे के लिए देखो, मोबाइल चलाना है तो बस इतनी देर के लिए चलाना है, वो भी पढ़ाई के लिए, घर से बाहर निकलना है तो घर के सामान लेने के लिए कुछ जरूरी, यानी यहाँ पे आपके रेस्ट्रिक्शंस अगर लगा दी जाए तो ये एक तरह से पीसीए फ्रेमवर्क है। फिर मान लो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आपकी मम्मी ने लगाई और आपके फादर चाहते हैं कि भाई ये रेस्ट्रिक्शंस ना हो, तो दोनों लड़ेंगे। तो यही आपका सेक्शन 7, दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम सेक्शन 7 इन्वोक करते हैं। ठीक है, तो उर्जित पटेल ने फिर इस्तीफा दे दिया। सेक्शन 7 इन्वोक करते ही आरबीआई आपका बीच में से बाईपास हो। ठीक है, सेक्शन 7 मतलब पूरी पावर गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, सेक्शन 7 हम देखेंगे आगे डिटेल। तो अभी के लिए आप पीसीए फ्रेमवर्क आपको समझ आ गया कि वीक बैंक्स को उसमें डाल। आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, सब आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा है। ठीक है, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ओके, बताया मैंने पहले। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पीसीए। अब आपको ये याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि पीसीए फ्रेमवर्क किसमें आता है। आपने देखा हो तो अभी डायरेक्ट एक्शन, पनिशमेंट ये ना, एक तरह का पेनल्टी है। तो पीसीए फ्रेमवर्क किसमें आता है, यहाँ पे आप देखो, पीसीए फ्रेमवर्क कम्स अंडर डायरेक्ट एक्शन। अगर किसी को बहुत टफ पेपर बनाना पड़े होगा तो वो यही बनाएगा, पीसीए फ्रेमवर्क कम्स अंडर। तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव, डायरेक्ट एक्शन, एलटीवी। अब लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, वैसे तो आप ये खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लिमिटेशंस क्या क्या है, मैं आपको वैसे समझाता हूँ। पहली लिमिटेशन तो आपको पता ही है, पहली लिमिटेशन क्या है, बैंक जो है वो आरबीआई पे डिपेंडेंट नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, तो आरबीआई उनको अगर कुछ बोलता है तो उनकी मर्जी वो मानेगा। क्यों, क्योंकि बैंक्स के पास जो पैसा आ रहा है वो जनरली किसका है, सारा पब्लिक का। जैसे क्लास में नहीं होता है, कई बार आप स्कूल्स में बच्चे होते हैं, ठीक है, अभी कॉलेज कॉलेज का छोड़ो, वहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है,
वो कुछ नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि उन्होंने ट्यूशन लगाई हुई। ट्यूशन पे टीचर आएगा, आराम से उनको पढ़ाएगा, तब सुनेंगे। तो वो टीचर की क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट है? वो तो ट्यूटर जो आएगा वो पढ़ा देगा सब। ऐसे ही यहाँ पे पब्लिक का पैसा है, तो हमारे पास क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव नहीं है, यहाँ पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए हमारा सारा पैसा बैंक के पास होता है, और यही एक कारण है कि इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी। इसको हम एक वर्ड में कहते हैं इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन। मैंने आपको पहले भी बताया था इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन, ठीक। आगे देखेंगे डेफिनेशन लिखी हुई है। सेकंड क्या है हमारे यहाँ पे? क्या है? ब्लैक मनी। अब आरबीआई तो जब आपका पिक्चर में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, तब वो तो सिस्टम वाली मनी को लेता है, लेकिन ब्लैक मनी का तो पता ही नहीं। तो वो भी तो इम्पैक्ट करती है। जिसके पास ब्लैक मनी पड़ी हुई, ठीक है, वो चीजें खरीद सकता है। जिसके पास ब्लैक मनी नहीं है वो नहीं खरीद सकता है। तो ब्लैक मनी भी तो एक आपका सिस्टम का पार्ट है। लेकिन वो आरबीआई के, आरबीआई जब, आरबीआई को तो नहीं पता ना कितनी ब्लैक मनी है, वो तो सिर्फ कौन सी मनी को लेता है। हमने बोला M3, तो M3 में ब्लैक मनी तो काउंट होती है। फिर आपको पता हो तो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जैसे गांव में होते हैं आपके, ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा मनी लेंडर्स। अब आरबीआई इन मनी लेंडर्स की तो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। ना आरबीआई को पता है वहां पे कि गरीब लोग कितने इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकती। तीसरा क्या है? मॉनसून। मॉनसून तो आरबीआई के हाथ में नहीं कि जब चाहे बारिश करा दे, ठीक है, जैसी चाहे जहां चाहे बारिश करा दे। तो मॉनसून अनसर्टेनिटी की वजह से आपका सप्लाई साइड पे, उसको आरबीआई नहीं कंट्रोल कर सकता। फिर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट, ठीक है, गोल्ड, इनके इस पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो इसकी वजह से आपका क्या बढ़ जाता है? करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट अभी आप इतना समझो कि गोल्ड और क्रूड ऑयल हम बाहर से लाते हैं, तो बाहर से जब हम ला रहे हैं तो वो इम्पोर्ट है। और जब हम कोई सामान अपने देश से दूसरे देश में बेच रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट है। हमारे इम्पोर्ट जो होते हैं ना वो एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट में हमारा इम्पोर्ट, जैसे मान लो मैं बाहर से लेके आया सामान 100 रुपए और मैंने एक्सपोर्ट किया सिर्फ 80 रुपए, तो मुझे 20 रुपए बाहर एक्स्ट्रा देके आया ना मैं, ये माइनस में कहलाएगा। मेरा टोटल घर का बैलेंस कितना रहा? -20, क्योंकि 100 रुपए मैंने खर्च करे और 80 कमाए। एक्सपोर्ट से आप कमाते हो, इम्पोर्ट में आपको देना होता है। तो ये -20 जो है इसको कहते हैं करंट अकाउंट। आपको पता है हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल और गोल्ड की वजह से हमेशा क्या रहता है? हमेशा तो नहीं, ठीक है, मतलब हम ये नहीं कह सकते एब्सोल्यूट, बीच बीच में कई बार पॉजिटिव भी रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट। तो ये ज्यादातर केस में क्या होता है आपका? बाहर आप इंपोर्ट में ज्यादा पैसा दे के आते हो, 100 रुपए का आपने सामान बाहर से खरीदा, लेकिन आपने बेचा सिर्फ 80 रुपए का, तो आपका -20 रुपए क्या है आपका? ये आपका डेफिसिट है। इतना पैसा आपका कम रह गया, उसको बोलते हैं CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। और उसका मेन रीजन है आपका क्रूड ऑयल एंड, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिटेल में। अभी के लिए इतना याद रखो, करंट अकाउंट इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, डीजल चाहिए ही चाहिए, क्रूड ऑयल चाहिए ही चाहिए। गोल्ड के लिए नेचुरल एफिनिटी है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, स्मगलिंग होती है क्योंकि डिमांड है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। डिफेंस इक्विपमेंट आपने खरीदने ही खरीदने हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो हैवी मशीनरी वो बाहर से लानी है, हम नहीं बनाते। चाइना से आपको रॉ मटेरियल जो आपको लेना है, छोटे मोटे, मतलब कि वहां से आप फाइनल प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना वो महंगा पड़ता है। तो चाइना का मोबाइल जो हम खरीद रहे हैं वो हमें सस्ता पड़ रहा है, यहाँ पे बनाना महंगा पड़ रहा है। तो वही वाली बात है ना कि जो चीजें हमको बाहर से सस्ती मिल रही है, अगर यहाँ मिलती है तो हम बाहर से लिया। इसलिए हम इम्पोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम सीधा एग्रीकल्चर से सर्विस पे कूद गए, इंडस्ट्री को हमने बाईपास कर दिया। तो क्रूड ऑयल गोल्ड इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं,
किसी को ये लगाती है ड्यूटी, गोल्ड पे गवर्नमेंट बार बार ड्यूटी बढ़ाती है, लेकिन फिर ज्वेलर्स आपके जो है वो स्ट्राइक कर देते हैं। और गोल्ड पे आपको पता है गवर्नमेंट को कितनी एक्साइज ड्यूटी वगैरह मिलती है, कितना टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट का अपना फायदा देखते हैं। सबको पता है कि अल्कोहल इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ एंड स्मोकिंग इज आल्सो इंजूरियस टू हेल्थ। उसके बाद भी बिक रहा है, वाई? क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। गवर्नमेंट हर चीज बंद नहीं कर सकती, या तो उसके पास ऑल्टरनेटिव कोई हो। मान लो कल को हमारे यहाँ पे केजी बेसिन है, जो कृष्णा गोदावरी बेसिन, मान लो इतने तेल का इतना भंडार निकला कि हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, तेल में लाने की जरूरत नहीं पड़े, तो वो पैसा जो बचेगा उसको हम और जगह पे यूज कर सकते हैं। लेकिन क्रूड ऑयल, जनसंख्या भी इतनी ज्यादा है, किसी को पास पड़ोसी के घर में मिलने जाना होता है तो बाइक लेके जाता है, पैदल को चलता नहीं, हमारे लाइफ स्टाइल पे। तो फिर पेट्रोल डीजल जो है आपका बेसिकली वो तो जरूरी है, तो वो तो बाहर से ही आता है। सेकंड पॉइंट अभी आगे हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक मनी आपकी बहुत ज्यादा, तो क्रूड ऑयल वाला केस हो गया। दूसरा क्या है, एक केस और क्या है, लास्ट पॉइंट और, हमारे यहाँ पे आपको पता है टैक्स चोरी बहुत होती है। आपको पता है टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती है, कोई टैक्स देता नहीं है, ओनली 4% वोटर्स है वो टैक्स देते हैं। तो आप टैक्स दे नहीं रहे हो। दूसरी बात क्या है, एक तो आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, दूसरी बात गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्यों ज्यादा है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसमें गरीब लोग भी बहुत ज्यादा है, बीपीएल, उनको खाना भी खिलाना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए, ठीक है, उनको खाना भी खिलाना है, प्रधानमंत्री किसान योजना भी चलानी है, ओके, मनरेगा भी चलाना है। तो गवर्नमेंट, डिफेंस का भी खर्चा है गवर्नमेंट, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान जैसे अच्छे दोस्त है हमारे, तो यानी हमारे जो एक्सपेंडिचर है उसको हम कम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है उसको कम करना। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सबको खिलाना है, लेकिन हम टैक्स को बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ नहीं रहा है। तो हमारा टैक्स है कम, यानी हमारा रेवेन्यू है कम, पैसा जो आ रहा है यहाँ पे। देखो ये क्रूड ऑयल और गोल्ड वाला बाहर से कंट्री से ला रहे थे वो था, लेकिन विद इन कंट्री क्या हो रहा है, रेवेन्यू तो बड़ा कम है हमारा, और हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। मान लो हमने टैक्स से कमाया सिर्फ 100 रुपए, और हमने खर्चा कर दिया 120 रुपए, यहाँ पे भी क्या है, -20। इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट तब पिक्चर में आता है जब दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दो कंट्रीज आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट पिक्चर में है। विद इन कंट्री आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितना खर्चा किया, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो फिस्कल डेफिसिट देगा। मान लो अगर हमने रेवेन्यू ज्यादा कमाया होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है, तो फिस्कल सरप्लस हो जाता है। लेकिन आप बार बार पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, फिस्कल डेफिसिट इतना रहा, फिस्कल डेफिसिट उतना रहा। फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं है, कितना आपने कमाया, कितना खर्च किया विद इन कंट्री, अभी बाहर की बात नहीं करते, विद इन कंट्री आपने कितना रेवेन्यू में लेके आए और कितना खर्च किया, उन दोनों का डिफरेंस। अगर वो नेगेटिव है तो फिस्कल डेफिसिट होगा, 100 कमाए 120 उड़ाया तो -20। अब आप बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर देखोगे तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट। बाकी ये डिटेल में बजट में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। बजट में हम सारे डेफिसिट पढ़ेंगे, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब चीजें वहां पे देखेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है आपका, अगर विद इन कंट्री आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो कम है और खर्चा आपका ज्यादा है। अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप देखो तो क्या कह रहा था मैं, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट आपको पता चल गया ना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, कितना रेवेन्यू। अब जितना कम पड़ेगा, वहां पे मैंने बोला ना -20 आया, जितना पैसा आपके पास कम पड़ रहा है उतना गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट से बोरो करेगी। मार्केट से बोरो करने का मतलब एसबीआई से ले सकती है, बैंक से ले सकती है, पब्लिक से ले सकती है। तो मार्केट बोरोइंग्स, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू मार्केट बोरोइंग्स। जितना आपकी मार्केट बोरोइंग्स होंगी उतना ही आपका फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। ये हम देखेंगे बजट में, डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आपको मैं पूरा, अभी जो नया बजट आया उसको पूरा डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, वहां पे दिखाएंगे आपको अलग अलग डेफिसिट किस तरह से काउंट होते हैं, किस तरह से उनका परसेंटेज निकाला जाता है, जीडीपी का कैसा है, ये जीडीपी का परसेंट होता है हमेशा फिस्कल डेफिसिट, सारे डेफिसिट जीडीपी के रेस्पेक्ट में होते हैं। किसके रेस्पेक्ट में होते हैं, जीडीपी। आपका जीडीपी कितना है उसका कितना परसेंट आपका डेफिसिट है, ठीक है, जीडीपी के रेस्पेक्ट में काउंट होते हैं, वो बजट में देखेंगे डिटेल में, अभी नहीं जाते उसमें, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को वापस से देख लेते हैं, नहीं तो बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट सब मिक्स हो जाएगा।
ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं यहाँ पे वापस से, इनको समझते हैं। पहला आपको क्लियर हो गया, people do not have investment alternative therefore bank deposits are high। मैंने आपको पहले भी बोला है, आपको एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल से रिलेट कर लेना। जब आप जॉब करते हो या नहीं करते हो, तो आप नहीं करते हो तो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, जब करते हो तो पेरेंट्स की क्यों सुनो। तो यहाँ पे वही केस है, बैंक के पास खुद का पैसा इतना है, पब्लिक सारा डिपॉजिट करा दिया, आरबीआई की क्यों सुने, और इसी वजह से इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन होता है। इन दोनों पॉइंटों को एक साथ जोड़ के देखते हो, क्योंकि आरबीआई तो सब कुछ कर रहा है ऊपर से, लेकिन वो नीचे आपका ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट। सेकंड, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, आपका जो गांव में चले जाओ, वहां पे आपका क्या है, बैंक्स नहीं है, वहां पे क्या अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, मतलब मनी लेंडर्स वगैरह। उनसे आप पैसा लोगे तो कोई आपको 20% पे देता है, कोई 30% पे देता है, कोई 40% पे देता है। ठीक है, तो उसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, आरबीआई चाहता है कि सबको सस्ते में लोन मिले, लेकिन वहां पे तो आपके बैंक्स नहीं है, तो वहां पे तो वो मनी लेंडर से लेते हैं, और फिर वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता। जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, जो मनी लेंड, कल को मान लो मैं आपका ब्याज पे पैसा देना शुरू कर दूं, वो अनऑर्गेनाइज्ड, मैं 20% पे दूं, 10%, क्योंकि जरूरतमंद होते गांव में, किसी गांव में ऐसा बुरा हाल है, अगर किसी के, पहली बात तो उनको पता ही नहीं है बैंक से कैसे लेना है कर्ज, बैंक्स वहां होते नहीं है। फिर आप बैंक के पास जाओगे पूछने, तो आपको पता ही है बैंक कैसे काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं चलो इससे ले लेते हैं, लाला से, मनी लेंडर से ले लेते हैं, लेकिन वो तो उन पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है। तो इस पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं। तीसरा, मानसून अनसर्टेनिटी, मानसून कुछ भी आ सकता है, फिर डिजास्टर्स आ जाते हैं, कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, कई बार साइक्लोन्स आ जाते हैं। ठीक है, बीच में इतने सारे आए, आपने देखा, वो बर्बाद कर देते हैं फसल वगैरह, तो सब ड्रॉट्स आ जाते हैं। तो उन पे कोई आरबीआई का थोड़ा ना कंट्रोल है कि ये साइक्लोन आया, आरबीआई शक्तिमान बनकर रोक लेगा, नहीं कर सकता। तो ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है, इनकी वजह से प्रॉब्लम आती है, आरबीआई इनका कुछ नहीं कर सकता। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट, गोल्ड का इंपोर्ट, आपको पता ही है, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, आपको पता ही दिया। फिर सब्सिडी लीकेज, ठीक है, किसी और के नाम से सिलेंडर है, कोई और ले रहा है उसको यूज में, जिसको नहीं लेना चाहिए सब्सिडी का फायदा, वो भी सब्सिडी का फायदा ले रहा है। ठीक है, तो सब्सिडी लीकेज तो हमने काफी कुछ खत्म कर दिया, किससे, डीबीटी से। तो आगे बढ़ाऊंगा बजट में, डीबीटी से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लेकिन अभी भी सब्सिडी लीकेज है काफी। ठीक है, ब्लैक मनी, उस पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं। आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा ब्लैक मनी? ब्लैक मनी जस्ट लाइक ए मिराज, नाम ही पता है, हमें पता नहीं कहाँ है, किसके पास कितनी है। क्योंकि ब्लैक मनी जो जितनी थी, हम जब देखेंगे डिमोनेटाइजेशन, वो सारी तो घूम फिर के वाइट कर दी गई। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिन पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है, अब बाबा रामदेव को पता हो सकता है कितनी ब्लैक मनी है, लेकिन आरबीआई को नहीं पता है, क्योंकि बाबा रामदेव तो क्या है, अंतर्यामी। तो फर्स्ट पॉइंट कुछ नहीं है भाई, पीपल, आप जो है आपका पैसा कहाँ जमा, यू आर पीपल, आई एम पीपल, वी ऑल आर पीपल, वेयर वी डिपॉजिट अवर मनी, इन बैंक्स। बैंक्स में जमा कराते हो तो बैंक्स आरबीआई की बात क्यों मानेंगे, आरबीआई से उनको पैसा लेने की जरूरत नहीं। सारा पैसा तो बैंक्स के पास आपका है, तो उनके पास पहले इतने ह्यूज डिपॉजिट्स है, वो क्यों जाएंगे आरबीआई के पास। जैसे मान लो आप जॉब करते हो, तो आपके घर वाले आपको कोई बात बोलते हैं, तो आप मानो ना मानो, आप पे डिपेंड करता है ना भाई। अगर आप जॉबलेस हो अभी, तो आपके घर वाले आपको बोलेंगे कि भाई मान ले बात, नहीं मानोगे तो खाना नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, गाड़ी नहीं मिलेगी, तब वो आपको पेनलाइज कर सकते हैं ना, आप उन पर डिपेंडेंट हो। यहाँ पे बैंक डिपेंडेंट नहीं आरबीआई, और इसी वजह से इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन होता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये चीज मैंने अपने पहले के वीडियोस में, पहले के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में समझाई है ना, बहुत डिटेल में। ठीक है, आपको अगर इसमें कुछ वो है, तो आप पहले वाले लेक्चर्स मैंने डाले हैं आपके लिए, वो देख लें। और ये कौन से पॉइंट में डाउट था वो, मानसून अनसर्टेनिटी। भाई अगर मानसून खराब रहा तो उसमें आरबीआई की कोई गलती थोड़ी ना है। कम बारिश हुई, फसल नहीं हुई, ड्रॉट आ गया, ज्यादा बारिश हुई, फ्लड्स आ गए, ओले पड़ गए, फसल बर्बाद हो गई। ठीक है, मुंबई में पानी भर गया सब जगह पे, मान लो ज्यादा बारिश में, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा। तो ये आरबीआई आके थोड़ी ना उस पानी को साफ करे, या मानसून पे आरबीआई का थोड़ी ना कंट्रोल है, जब चाहे बारिश कर दो, जब चाहे उसको रोक दो। तो ये ऐसी चीजें जिन पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं, इवन गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं। तो इसकी वजह से सप्लाई में कितना प्रॉब्लम हो जाता है। जब चीजों की सप्लाई में प्रॉब्लम होगा तो उनकी प्राइसेस कम या ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई की वजह से डिमांड आपकी फ्लक्चुएट होगी। अब ये सप्लाई साइड पे तो आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता ना, और उसको गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, इस मानसून वगैरह, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ पे टेम्परेट है उनका, ठीक है, तो वहाँ पे आप
प्रिडिक्ट कर सकते हो कब बारिश होने वाली। आवर मॉनसून इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि हमारे मॉनसून को 5 फैक्टर्स वो करते हैं अफेक्ट। उन 5 फैक्टर्स में से कोई भी एक ऊपर नीचे होता है तो हमारे मॉनसून पे सीधा सीधा असर पड़ता है। फिर आपको पता है फ्लड्स, हमारे इतने फ्लड प्रोन एरियाज हैं, वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं, टोपोग्राफी ऐसी है, ठीक है। फिर ड्रॉट्स कई जगह ऐसी हैं जो आपकी किस में आती है, रेन शेडो एरिया में आती है, बारिश होती ही नहीं, वो हमेशा आपकी क्या होती रहती है, ड्रॉट्स आते रहते हैं। साइक्लोन्स, ठीक है, साइक्लोन्स भी ये बनते रहते हैं, आपके समुद्र है तो बनेंगे ही साइक्लोन। साइक्लोन्स आपके जो आपके कोस्टल एरिया है उन पे इफेक्ट डालते हैं, उससे काफी जीवन अस्त व्यस्त होता है। ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो इनसे हम, इन पे तो हम ये नहीं है ना कि मेरा मन करेगा तो साइक्लोन बनाऊंगा, मेरा मन करेगा तो साइक्लोन को बोलूंगा तो मत बने आज, आज मेरी फसल काटने का दिन है, आज मत बने, कल बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। या मैं बोलूँ आज बारिश होनी चाहिए, आज पानी चाहिए पेड़ों को, अगले दिन बोलूँ आज नहीं चाहिए, वो तो हो गया, कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर? ग्रोथ ऑफ कंट्री किस सेंस में लिमिटेशन होगी मॉनेटरी पॉलिसी? ग्रोथ अगर आपकी ज्यादा हो रही है, अगर ज्यादा डिमांड है तो उससे इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है। अब उसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको ग्रोथ को कंट्रोल करना पड़ेगा, सिंपल सा कंसेप्ट। दोनों को आप एक साथ नहीं कर सकते। आगे बात समझ, तो मैंने आपको पहले बताया था, ओके, क्लियर, लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, आगे चलो। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या दिया गया मॉनेटरी पॉलिसी में? तो सॉल्यूशन में देखो 3 कमिटीज बनाई गई थी, ये भी रघुराम राजन के टाइम पे बनी थी। ये कमेटी याद रखनी प्रीलिम्स के लिए, 3 कमेटी है, बस ये कमेटी याद रख लो प्रीलिम्स के लिए, ज्यादा इनमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। पहली कमेटी आपकी बैंक लाइसेंसेस। अभी थोड़े दिनों पहले 2 बैंक को लाइसेंस मिले, एक बंधन बैंक और एक आईडीएफसी। देखो बैंक्स जितने ज्यादा होंगे सिस्टम में उतने ही ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन होंगे, ठीक है। तो जब बैंकिंग में पढ़ेंगे तब इनको देखेंगे हम कि लाइसेंस किस तरीके से। अभी के लिए आप ये याद रखो कि बैंक लाइसेंस किसको देने, उसके लिए कमेटी बनी थी बिमल जाधव, ये भी काफी फेमस पर्सन है बिमल जाधव, ठीक है। दूसरी कमेटी फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बनाई गई थी, इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। आरबीआई में गवर्नर होता है, डेप्यूटी गवर्नर होता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नचिकेत मोर के अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन की वो बनाई गई थी कमेटी, जिसकी वजह से आपके पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक पिक्चर में आए, ठीक है। तो ये जो आपके, एनोटेट मत करिए, दीपक, रोहिणी, कल से क्लास से बाहर निकाल देंगे आप, रोहिणी, सूदन एंड दीपक। ओके, कल की क्लास अटेंड नहीं करोगे आप। सो कमिटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नचिकेत, इसकी वजह से हमारे पेमेंट बैंक और स्मॉल, अगर कोई पूछे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक किसकी देन है तो वो नचिकेत की देन, ये नाम भी याद रखना। और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को सही करने के लिए, अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी क्या देखे, लिमिटेशंस देखी ना भाई, ये लिमिटेशंस है उसकी, ये लिमिटेशन। अब होता क्या है, कुछ भी होगा तो आरबीआई को गाली पड़ती थी, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ग्रोथ है, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया और ग्रोथ हो गया, 3 चीजें हो गई। अब कुछ भी गड़बड़ चल रहा है तो आरबीआई के गवर्नर को सम्मन कर लेता है कौन, आरबीआई गवर्नर को बोलता है फाइनेंस मिनिस्टर आ जाओ घर पे। फाइनेंस मिनिस्टर के घर पे गया, चाय पिलाएगा और गीला करके, उसी चाय में गीला करके कंबल मारेगा उसको, गाली गलौज, आपको पता ही है, ठीक है। अब आरबीआई गवर्नर पढ़ा लिखा आदमी, अब फाइनेंस मिनिस्टर चलो पढ़ा लिखा हो सकता है लेकिन इतना तो नहीं है। अब कोई पढ़ा लिखा आदमी को कोई कुछ बोलेगा तो वो बुरा तो लगता ही है। तो आरबीआई गवर्नर ने बोला यार देखो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में कंट्रोल कर सकता हूँ, ग्रोथ को कैसे करूँ? जब इन्फ्लेशन है तो ग्रोथ को नहीं कर सकते, ग्रोथ है तो इन्फ्लेशन। तो
फिर उसने कहा कि ये लिमिटेशन से इनका कुछ करना चाहिए, तो इसलिए कमेटी बनाएंगे। तो ये उर्जित पटेल के अंदर जो कमेटी बनी, ये इसलिए बनी कि भाई आरबीआई अकेले का काम नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, क्योंकि आरबीआई अकेले की गलती नहीं है। मॉनसून खराब हो गया, आरबीआई की गलती नहीं। ड्रॉट्स आ गए, आरबीआई की गलती नहीं। ब्लैक मनी, आरबीआई की गलती नहीं। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाओगे तो ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ को करने जाओगे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, तो उसमें भी आरबीआई, तो आरबीआई भी करे और साथ में गवर्नमेंट भी उसकी हेल्प करे। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया, क्या सोल्यूशन निकाला जाए, तो उसका सोल्यूशन ये निकला कि दोनों मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी बनाए और अगर फेल होती है तो दोनों रेस्पॉन्सिबल होंगे, अकेला आरबीआई गाली नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बना और उसके बाद आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ठीक है, तो उर्जित पटेल कमेटी ने 3 रिकमेंडेशन दी है। पहला रिकमेंडेशन क्या है आपका कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। ये वर्ड याद रखना है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो मैंने आपको बताया किस पर रखना है, 2 से 6% के बीच, इसके बीच में रखना है, 2 से 6% के बीच में। और उसके लिए जो एंकर बनाया गया, एंकर, ठीक है, एंकर जानते हो, जब शिप होते हैं वो सेल करते हैं, उनको कहीं पर रोकना होता है तो एंकर नीचे डाल देते हैं। एंकर मतलब कोई टारगेट, ये 2 से 6% किससे वेरी करेगा, तो वो वेरी करेगा सीपीआई से। ठीक है, सीपीआई से वेरी करेगा। अब सीपीआई क्या होता है समझो, वैसे तो आगे हम डिटेल में देखेंगे, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आईआईपी, पीपीआई। ठीक है, 4 इंडेक्सेस हैं जो हमारे पेपर में आते हैं। तो डब्ल्यूपीआई क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और उसके बाद आता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे मान लो आप में से कोई है या मैं ही हूं, मान लो बनाना है। आपने देखा होगा कई लोग सिर्फ बनाना बेचते हैं, बनाना बहुत सारे लेके। मैं मान लो बनाना का, मैं बाहर से यहाँ से होलसेल से बनाना खरीद के लाया। ठीक है, मैं मान लो बनाना का बिजनेस करता हूँ, होलसेल से मैं खरीद के लाया, ₹10 पर केजी। केजी ले लो या फिर आपका डजन ले लो, ठीक है, हम केजी के हिसाब से। अब ये होलसेल में मुझे मिला, ठीक है। अब आगे में आके ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ से मैंने होलसेल में लिया, अब मैं यहाँ पे आके आपके एसआर के माल, मान लो अपना ठेला लगाता हूँ और आप लोगों को वही केले बेचता हूँ। मैंने 10 रुपए केजी लिया और मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ 25 रुपए पर केजी। अब आप बताओ कि आपको इस प्राइस से मतलब है या इससे मतलब। आपको तो इस पैसे में मिल रहा है ना, तो आपको तो इससे मतलब है। तो पहले क्या होता था, पहले हम इन्फ्लेशन जब कैलकुलेट करते थे तो हम डब्ल्यूपीआई पे करते थे, लेकिन क्या डब्ल्यूपीआई आपको सही पिक्चर देगा इन्फ्लेशन की? नहीं देगा। वहां तो 10 में मिल रहा है, अगली बार 11 में मिल जाएगा, 12 में मिल जाएगा, वहां तो इन्फ्लेशन हमेशा कम रहेगा होलसेल में। लेकिन यहाँ पे जब सीपीआई आया तो आपको पता है वो 10 वाला वो डबल से ज्यादा भी बेचता है, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि मेरे आधा सामान खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब आपका इन्फ्लेशन की रियल पिक्चर आपको कहां से मिलेगी, इन्फ्लेशन की रियल पिक्चर आपको मिलेगी हमेशा सीपीआई से। इसलिए आज की डेट में हम इन्फ्लेशन के लिए किसको लेते हैं पिक्चर में, सीपीआई। अब सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मान लो 100 रुपए, यहाँ पे ये 25 रुपए का मिल रहा है, तो मैं टारगेट करूंगा कि ये 25 से 4% ज्यादा तक चला जाए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो 4% मैंने एक टारगेट रखा है, इसी को हम कहेंगे सीपीआई। कितना इन्फ्लेशन हो सकता है इस 25 रुपए में, 4% तक इन्फ्लेशन हम मान लेंगे। और उसमें आप 4% एग्जैक्ट तो आप नहीं कर सकते, 4% आप नहीं कर सकते ना, एक एक्यूरेट फिगर कैसे कर लोगे, ऊपर नीचे तो होगा थोड़ा बहुत। तो हम क्या करते हैं कि इस 4% को हम क्या मान लेते हैं कि 4% को हम मान लेते हैं 2 से 6 के बीच में वेरी करें। इसलिए हमने जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में टारगेट रखा है वो क्या रखा है, सीपीआई ±2%। और सीपीआई हमने कितना रखा है, 4%, तो ±2%। तो अगर सीपीआई में से 2 माइनस करूंगा तो 2 आता है, और 2 प्लस कर दूंगा तो 6। यानी हमें जो इन्फ्लेशन रखना है वो किसके बीच में रखना है, 2 से 6% के बीच। यानी कोई 100 रुपए की चीज है तो आइडियली तो हम चाहते हैं कि वो 104 से ज्यादा ना जाए। हम रखते हैं कि 104 तक हो रहे, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या रख दिया, सीपीआई ±2% का विंडो रख दिया।
कि 100 रुपए की जो चीज है वो 102 से 106 के बीच में वेरी कर सकती है। और उसके लिए एंकर क्या है हमारा सीपीआई। मान लो आगे जाके ऐसा हुआ कि सीपीआई को मैं क्या करूं, सीपीआई में मैं सोचूं कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो मैं सीपीआई को टारगेट कर दूं कि सीपीआई को 4% के बजाय कितना रख दूं, 6%। अब मैंने एंकर चेंज कर दिया, सीपीआई को 6% कर दिया, तो अब मेरा इन्फ्लेशन कितना हो जाएगा, 6% का मतलब 6 प्लस माइनस 2, विंडो तो उतनी है, तो अब कितना हो गया ये, 4 से लेके 8%। यानी जब भी वेरी करना होगा किसको वेरी करेंगे, हम सीपीआई को वेरी करेंगे, वो एंकर है, उसको एंकर माना हुआ, इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे कैलकुलेट होता है आज की डेट में इन्फ्लेशन। पहले जबकि किस पे होता था, वो डब्ल्यूपीआई। ओके, तो ये आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे सीपीआई डब्ल्यूपीआई। तो पहला आपको याद रखना है सीपीआई पे कैलकुलेट होता है, और दूसरी चीज सीपीआई में इसको कितना रखते हैं हम, 4%। तीसरी चीज, ये सीपीआई में हम क्या लेते हैं, सीपीआई सी, सीपीआई सी, ठीक है। सीपीआई सी क्या होता है, जो सीपीआई होता है आपका वो 6 तरीके से कैलकुलेट होता है, मतलब 6 तरीके का सीपीआई होता है, ठीक है। 6 तरीके में से 3 तो आपके हमारे अभी काम के, 3 हम बाद में पढ़ेंगे। 6 तरह का सीपीआई होता है। पहला होता है सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, और तीसरा होता है सीपीआई कंबाइंड। फिर बाकी आपके आते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अलग से करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर का अलग से करते हैं, ठीक है, और लेबर का अलग से करते हैं। तो ये वाले अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो, ये आपके 3 आपके मेन जो, सीपीआई रूरल दिखाता है रूरल एरिया में कितनी महंगाई है, सीपीआई अर्बन दिखाता है अर्बन एरिया में कितनी महंगाई है, और कंबाइंड इन दोनों का दिखाता है। तो आप बताओ, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करूंगा मैं, तो क्या सिर्फ रूरल एरिया में करूंगा या सिर्फ अर्बन में करूंगा, दोनों में करूंगा ना। इसलिए जो सीपीआई हम लेते हैं वो लेते हैं सीपीआई कंबाइंड। ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो सीपीआई आप टारगेट करते हो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में, वो कौन सा सीपीआई है, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, अर्बन सीपीआई कंबाइंड, नन ऑफ दिस, ठीक है, इस तरह से, या ऑल ऑफ दिस। ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर है आपको, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। बाकी हम डिटेल में इसको देखेंगे व्हेन वी विल सी इंडेक्सेस। सीपीआई यार कुछ नहीं है, जिस प्राइस पे आपको मिल रहा है चीज उसको सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आप जिस रेट पे सामान खरीदते हो कंज्यूमर प्राइस, मान लो मैं होलसेल में मोबाइल 10,000 का लेके आया और मैंने आगे आपको वही मोबाइल 15,000 का बेच दिया, तो आपके लिए ये वाली रेट है, ये सीपीआई कहलाएगी, और होलसेल में जो है वो डब्ल्यूपीआई। यहाँ पे कितना इन्फ्लेशन है वो डब्ल्यूपीआई इंडिकेट करेगा, और आपके कंज्यूमर रिटेल में कितना इन्फ्लेशन है वो आपका सीपीआई। तो हमें सीपीआई से मतलब है, ठीक है, क्योंकि होलसेल वाला थोड़ी ना आप पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो पहला तो ये है इन्फ्लेशन टारगेट। सेकंड है गवर्नमेंट विल हेल्प आरबीआई। मैंने आपको अभी बोला कि ये एक ऐसी नाव में, ऐसी नाव है जिसमें ना इधर आपके 3 लोग इधर सवार है, 3 लोग इधर सवार है। अगर ये यहाँ से कूदते हैं तो ये भी साथ में डूबे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डूबोगे तो हम बच जाएंगे, दोनों एक साथ में डूबे। तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों एक नाव में, दोनों सवार है। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट डूबेगी तो आरबीआई बच जाएगी, आरबीआई डूबेगी तो गवर्नमेंट बच जाएगी। आप दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो दोनों को एक दूसरे की हेल्प क्यों करनी है, क्योंकि जो सप्लाई साइड है या ग्रोथ साइड है वो गवर्नमेंट देखे, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है वो आरबीआई देखे, या डिमांड साइड आरबीआई देखे। तो गवर्नमेंट विल हेल्प आरबीआई टू अचीव दिस टारगेट बाय कैरिंग आउट फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन करके गवर्नमेंट आरबीआई की हेल्प करेगी। फिस्कल कंसोलिडेशन एक लाइन में ऐसे समझो, जिन जिन चीजों की वजह से आपका फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, जिन जिन चीजों की वजह से आपका फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, उन सब चीजों को कंट्रोल करना ही फिस्कल कंसोलिडेशन है। आगे अभी आपकी एक स्लाइड आएगी जहाँ पे ये सारी टर्म्स होंगी, वो मैं क्लियर करूंगा। खैर फिस्कल कंसोलिडेशन तो हम बजट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो, फिस्कल डेफिसिट आपका किसकी वजह से हो रहा था, सब्सिडी लीकेज, ठीक है, फिर आपका टैक्स कम था, एक्सपेंडिचर फालतू का ज्यादा था, इन सब चीजों को कंट्रोल करना। ठीक है, आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो फ्लाइट में घूम रहे हैं, महंगे महंगे होटलों में रुक रहे हैं, इन सबको खत्म करना, इसको ऑस्टेरिटी मेजर्स कहते हैं।
आपने वोट बैंक, वोट पॉलिटिक्स के नाम पे, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन को माफ करवा दिया। ये सब फिजिकल डेफिसिट इसी की वजह से होता है, पैसा बर्बाद हो रहा है। तो जो पैसा आप बर्बाद कर रही है गवर्नमेंट, उस पैसे को बर्बाद नहीं करना ही फिजिकल कंसोलिडेशन है। इज इट क्लियर? तो फिजिकल कंसोलिडेशन आगे डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि गवर्नमेंट को आरबीआई की हेल्प करनी है फिजिकल कंसोलिडेशन पर। क्या रिपीट करें गुरपिंदर? रोहिणी, आप पहले वाले वीडियो देखिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो देखोगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, यू मिस्ड आवर प्रीवियस क्लासेस, दैट इज द प्रॉब्लम। पहले वाली क्लासेस आप देखिएगा, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े, आपको वो पहले सुनने पड़े। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Types of CPI we will see in detail. ठीक है, we will see in detail when we will cover indexes. अगला टॉपिक वही आएगा, इंडेक्सेस। ये CPI टारगेट वगैरह भी वहीं पे वापस से शुरू होंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, इसमें मैं काफी चीजें अभी आपको सारी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो वापस से रिपीट होंगी अभी CPI में। ओके, फिजिकल कंसोलिडेशन में। ठीक है, तो समझो बात को। ठीक है, आपके डाउट, तो ये सिंपल सी टर्म्स है। आप या तो ध्यान लगा के सुन नहीं रहे हो, कहीं इधर उधर सो गए हो, सुनो ध्यान से। इन्फ्लेशन टारगेटिंग में देखो, हर चीज हमने क्या रखा है, हमने इन्फ्लेशन के लिए कुछ टारगेट रखा है। जैसे आप नहीं रखते हो कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है 1 घंटे, इन्फ्लेशन के लिए हमने एक टारगेट रखा है। वो टारगेट किससे हमने, वो उसके लिए एंकर जो यूज किया वो किया सीपीआई। सीपीआई मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो, आप जो सामान खरीदते हो ना, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वहां पे जो महंगाई होती है ना, वो सीपीआई दिखाता है। जैसे मान लो आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और अचानक से ये 104 रुपए की हो गई, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे 4% सीपीआई मतलब इन्फ्लेशन आ गया सीपीआई के बेसिस पे। ठीक है, तो 4% इन्फ्लेशन आ गया, तो ये इसको किससे मेजर करते हैं? सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। अब मान लो डब्ल्यूपीआई है। डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल में कोई कितना खरीद रहा है उससे हमें क्या फर्क पड़ना है? हमें तो इससे मतलब है ना कि हमें वो चीज कितने में मिल रही है। अब कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स होता है सीपीआई, वो 6 तरीके का कैलकुलेट होता है। सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, बाकी 3 है, वो 3 हम बाद में देखेंगे, लेबर वगैरह का, वो अभी काम के लिए। ये 3 आप 6 तरीका होता है जिसमें ये 3 इंपॉर्टेंट है आपके। अब देखो, रूरल वाला आपका रूरल एरिया में महंगाई दिखाएगा, अर्बन वाला आपका शहरों में महंगाई दिखाएगा। लेकिन क्या हम जब इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ रूरल में करना चाहते हैं, सिर्फ अर्बन में करना चाहते हैं, दोनों में करना चाहते हैं? तो ये जो कंबाइंड है, ये दोनों दिखाते हैं। तो जब भी हम इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करेंगे, तो हम किसको टारगेट करेंगे? सीपीआई कंबाइंड को। आज की डेट में हमने ये सीपीआई कंबाइंड कितना रखा हुआ है? 4%। यानी कोई भी चीज अगर 100 रुपए की है, तो उसको हम 104 तक जाने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, आरबीआई का ये मानना है। लेकिन क्या एग्जैक्टली आप 4% काउंट कैलकुलेट, मतलब 4% भी रख सकते हो? नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी कंट्री में आपको पता है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, इतनी पॉपुलेशन है, हर चीज का मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है। तो आरबीआई ने क्या किया हुआ है कि ये 4% में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या दी कि इस 4% को आपको ±2% के अंदर रखना है। तो अगर 4% में 2% जोड़ूंगा तो 6% होता है, और 4 में से 2 माइनस करूंगा तो 2 होता है। तो 2 से 6% के बीच में रखना है इन्फ्लेशन। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है,
तो वो आपकी 102 से 106 के बीच में अगर बिक रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 106 से ऊपर जाएगी तो दिक्कत, 102 से नीचे आएगी तो दिक्कत। क्यों? क्योंकि 102 से नीचे आएगी तो डिफ्लेशन में जा सकती है, और 106 से ऊपर जाएगी तो एक्स्ट्रा ज्यादा इन्फ्लेशन हो सकता है, जिससे गरीब लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सीपीआई कंबाइंड को हम टारगेट करते हैं, दैट इज योर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सीपीआई कंबाइंड को हम टारगेट करते हैं, और उसको 4% पे तो रख नहीं सकते, टारगेट तो 4% का है, लेकिन उसको हम वेरी कराते हैं 2 से 6% के बीच। ठीक है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमने दे दी कि जैसे आपको कई बार नहीं होता है कि आपको मैंने बोला कि आपको दिन में 4 घंटे पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन पॉसिबल नहीं कि आप 4 घंटे एक कंटिन्यूस सिटिंग में पढ़ सको, तो आपको मैं बोल दूंगा कि 4 घंटे में आप दो 15-15 मिनट के ब्रेक ले सकते हो। दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे भी हमें पता है कि 4% एग्जैक्ट तो आप नहीं कर सकते कंट्रोल, इसलिए उसको क्या रख दिया 2 से 6%। लेकिन जो आपका ये 2 से 6% वेरी हो रहा है वो इस 4% से कनेक्टेड है। कैसे? हमारा जो वेरी हो रहा है वो कैसे हो रहा है? सीपीआई प्लस माइनस 2%। कल को मान लो मैं सीपीआई ये है एंकर चेंज कर दूं, सीपीआई को मैं कर दूं 6%। ठीक है, मान लो मुझे ग्रोथ बढ़ानी है तो सीपीआई को मैंने 6% कर दिया। अब 6 प्लस माइनस 2% कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 8, माइनस करेंगे तो 4, तब 4 से 8% के बीच में इन्फ्लेशन वेरी करेगा। यानी 104 से लेके 108 की अगर कोई चीज है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सीपीआई को एंकर बोला गया। एंकर क्यों बोला गया? इसको चेंज करना है, अपने आप सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अब किसी को कोई डाउट है सीपीआई में तो बोल दो, सीपीआई हम डिटेल में देखेंगे आके इंडेक्सेस में, 6 के 6 तरीके वाले देखेंगे। सीपीआई बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम सारी चीजें देखेंगे, कैसे कैलकुलेट होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूल वगैरह को कैसे करते हैं। ओके, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सीपीआई बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट इज फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है, तो फिस्कल, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिस्कल कंसोलिडेशन समझो आप, मुझे मेरे घर वालों ने 10 लाख रुपए दिए, मैं वो 10 लाख रुपए किसमें, गैम्बलिंग में हार। ये क्या किया मैंने? पैसा वेस्ट कर दिया, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, बर्बाद करना पैसा। अब घर वालों को मुझे वापस देने 10 लाख, तो कहीं से उधार लेके देने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो दूसरा, यही 10 लाख रुपए मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किए जहां से मुझे रिटर्न मिलेगा, दैट इज फिस्कल कंसोलिडेशन। मतलब जो आप वेस्ट कर रहे हो पैसा, उसको सही जगह पे लगाना या फिर उसको वेस्ट नहीं करना, फिस्कल कंसोलिडेशन होता है। समझ गए आप बात को? क्लियर? अभी आपके घर वाले जो हैं आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो पैसा वो सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही पैसे से आपको गाड़ी खरीद के दे दें, मोबाइल खरीद के दे दें, वो फिस्कल डेफिसिट वाला एक तरह से वेस्ट है। तो वेस्ट ना करके पैसे को, वेस्ट ना करके उसको राइट जगह पे यूज करना, प्रॉपर प्लेस पे यूज करना, दैट इज फिस्कल। अब हमारी कंट्री में क्या है, लीकेज बहुत है ना। लीकेज, आपने सब्सिडी दी, गरीब भी ले रहा है, अमीर भी ले रहा है, फिर गरीब ज्यादा ले रहा है, बेच दे रहा है अपना सिलेंडर, ठीक है, उसको अमीर यूज कर रहा है। या फिर आपने ब्लैक मनी बहुत ज्यादा जनरेट हो गई, या फिर आपके जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो बिना बात के हवाई जहाज में घूम रहे हैं। ठीक है, ऊपर से जाके 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, जबकि हर जगह पे सर्किट हाउस बनाए हुए हैं। आपके पास टैक्स में पैसा आ नहीं रहा है, आप ये फालतू का खर्चा करते हो, तो इसको खर्चे को खत्म करना पड़ेगा ना, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल। जिन चीजों से फिस्कल डेफिसिट होता है उन चीजों को रोक देना ही फिस्कल डेफिसिट। जिन चीजों से पैसा वेस्ट होता है उन चीजों को रोक देना ही फिस्कल डेफिसिट। समझ गए बात को? क्लियर? इज इट क्लियर? फिस्कल कंसल्टेशन इसके लिए, इज इट क्लियर? अरुण, आरबीआई अकाउंटेबिलिटी आगे देख रहे हैं ना, अगला पॉइंट। ठीक है, फिस्कल कंसोलिडेशन इज क्लियर। आगे फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। और फर्स्ट पॉइंट में इन्फ्लेशन टारगेटिंग, सेकंड में गवर्नमेंट हेल्प करेगी। गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेगी? थ्रू फिस्कल कंसोलिडेशन। मैंने आपको पहले भी बोला ना, ये अभी आप लिमिटेशन देख रहे हो ना, ये अगर आप लिमिटेशन देखोगे
तो यू विल फाइंड कि ये वाली लिमिटेशन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, इसमें आरबीआई कुछ नहीं कर सकती, मॉनसून अनसर्टेनिटी में आरबीआई कुछ नहीं कर सकती, क्रूड ऑयल गोल्ड इंपोर्ट में आरबीआई कुछ नहीं कर सकती, फिस्कल डेफिसिट इसमें आरबीआई कुछ नहीं कर सकती। तो आरबीआई इसमें कुछ नहीं कर सकती, तो यहाँ तो गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ेगा ना भाई। तो गवर्नमेंट कैसे एक्ट कर सकती है? थ्रू फिस्कल कंसोलिडेशन। जो वेस्ट हो रहा है उस पैसे को रोकना, दैट इज फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है। अब जैसे आप कई बार क्या करते हो, आप जाते हो, जैसे मान लो मेरे साथ भी ये आदत है, जैसे मैं मॉल घूमने गया, मुझे कुछ नहीं खरीदना, वहां पे जाके मैं देखता हूँ कपड़े, शूज वगैरह मैं खरीद के लेके आता हूँ, दैट इज वेस्टेज। तो मेरे पास ऑलरेडी इतने कपड़े जूते हैं जो बड़े बड़े सड़ रहे हैं, वो पहनने में नहीं आ रहे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा खरीद के लेके आ रहा हूँ, तो वो वेस्टेज है। अब अगर मुझे इसको वेस्टेज को रोकना है तो मैं मॉल तो जाऊँ, या तो वो मैं क्या करूँ, वो खरीदू नहीं, या फिर मैं मॉल ही ना करूँ। दैट इज फिस्कल कंसोलिडेशन। उसको कहीं अच्छी जगह पे यूज करूँ, कुछ खरीदूँ या कहीं इन्वेस्ट करूँ। तो अगर गवर्नमेंट ये वेस्टेज लीकेज वगैरह को रोकती है तो उसको फिस्कल कंसोलिडेशन। ओके। एंड थर्ड पॉइंट इज आरबीआई फिक्स अकाउंटेबिलिटी। आरबीआई फिक्स अकाउंटेबिलिटी। आरबीआई फिक्स अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होगी, देखो वो भले से उसमें गवर्नमेंट के वो भले से सब हो, लेकिन अल्टीमेटली तो जो डिसीजन है वो किसका होता है? गवर्नर। ठीक है। तो अब ये आपस में डिस्कस करें, ठीक है, दोनों डिस्कस करें, 3 मेंबर आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट के। अगर इन तीनों के बाद अगर आपकी फेल होती है मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये पूरे 6 के 6 मेंबर आपके रेस्पॉन्सिबल है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। अगर वो एक बार फेल हो गई, कोई नहीं, दूसरी बार फेल हो गई तो इनको बताना पड़ेगा पब्लिक डोमेन में। जैसे आप अगर प्रीलिम्स में एक बार फेल हो गए, कोई नहीं, घर वाले बोलेंगे पहली बार नहीं होता, दूसरी बार वो तो बताना पड़ेगा कि भाई क्या किए थे जो फेल हो गए। ठीक है। क्योंकि दो दो बार फेल होने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है, एक बार तो चलो बंदा हो जाता है। तो पब्लिक डोमेन में आपको बताना पड़ेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी आपकी काम क्यों नहीं कर रही है, और ये भी बताना पड़ेगा कि कब तक आप इसको टारगेट को अचीव करते हैं। तो आरबीआई फिक्स दी अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी कि भैया मेरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर फेल हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके रीजंस देने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, और साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि कब तक ठीक हो जाएगा। पहले क्या होता था? पहले ऐसा कुछ नहीं था। अकाउंटेबिलिटी जब फिक्स हो जाती है, जैसे आप केएस बन गए, तो आप पे अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि आपको एक काम करना है, एक डेडलाइन दी जाती है। अगर आपको मैं डेडलाइन नहीं दूंगा तो आप काम को वो 1 साल 2 साल 3 साल तक लटकाते रहो। तो ऐसे ही आरबीआई फिक्स दी अकाउंटेबिलिटी का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगी अगर फेलियर हो गया, और उसको पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा कि क्यों फेलियर हुआ, और साथ में बताना पड़ेगा कि कब तक हम इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन जो भी चल रहा है उसको कंट्रोल करें। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है। अब आपके जो डाउट्स है यू कैन आस्क।